Right, Bismillah Rahman Rahim. Today we are starting off with the chapter of quality management. We spent about 3 days on cost management and we covered it quite deliberately. Especially the last lecture was completely dedicated to earned value management. And I hope and wish that you have understood it very finely. But if you still have any doubts, we can always talk about it anytime you feel like. Keep collecting your queries, and whenever we have some time, we will clarify those questions. Quality management is a very important and a very interesting topic. Even if we are not talking about project management, we do talk a lot about quality management in our normal life as well, in our organizations. So in operations, quality management has a role to play. And naturally, whatever the kind of quality we are trying to manage in our organizations, when we do projects, we inherit the same quality policy, the same expectations about quality to our projects. Even if your organization is not following any quality policy or is not quality conscious, even then, when you are doing your projects, you have to set a minimum standard for the work of your project to be of certain quality. And even if there is no quality process given to you by the organization, you have to create your own mechanism for the quality management of the project. So when we have to talk about quality, what do you think, what do we have in quality? जी, आपका क्या ख्याल है, क्वालिटी क्या है? Sir, there are some standards which should be met, at least by the product. ओके, और कोई ख्याल जी? So if it is not, जी जी, yes, sir, if it is not meeting, then the quality is not acceptable, in my opinion. ओके, ये क्वालिटी का स्टैंडर्ड आता कहाँ से है? हु सर क्रिएट? ये कुछ सर कस्टमर की सर ये नीड भी हो सकती है और एक वैसे एक ट्रेंड या ट्रेडिशन हो सकता है कि इस चीज को ऐसे ऑपरेट करना चाहिए या फलां चीज को ऐसे काम करना चाहिए, वो जो है वहां से स्टैंडर्ड निकलता है कि इसको 5 साल चलना है, 6 साल चलना है या ऐसे काम करना है. दैट ब्रिंग्स द क्वालिटी. ओके, ठीक है जी. जहां तक इस बात का ताल्लुक है जिसको आप स्टैंडर्ड कह रहे हैं, स्टैंडर्ड अगर हम ये समझें कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और हम उसको फॉलो करेंगे तो क्वालिटी मीट हो जाएगी, ये बात कुछ लोग ये कहते हैं कि जी क्वालिटी इज ऑल अबाउट compliance with the standards. But which standards and why standards? That is a big question. कि मैं पकड़ के अंग्रेज के बनाए हुए किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करूं और मेरा जो कस्टमर है उसकी वो एक्सपेक्टेशन ही ना हो, और जब मैं वो चीज बना के उसे दूं तो वो कहे कि जी ये तो मुझे नहीं चाहिए था, दिस इज नॉट द क्वालिटी आई वांट, बट यू से कि नहीं जी चूंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपको लेना पड़ेगा. सो इट इज नॉट अबाउट आवर स्टैंडर्ड, इट इज अबाउट द कस्टमर. तो आप लोगों ने सही एक बात कही कि ये कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, और क्वालिटी हर प्रोजेक्ट की या हर काम की कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसे क्या चाहिए, उसके मुताबिक सेट होती है. ऑल्दो देयर आर स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टिंग, स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को तो शो कर सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी का कोई क्राइटेरिया तो बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्लाइंट को रिप्रेजेंट शायद ना करें. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो कस्टमर है ही इज मोर इम्पोर्टेंट. और जब आप तजर्बा करते हैं, आप बार बार मुख्तलिफ कस्टमर को डील करते हैं और अल्टीमेटली आप एक क्वालिटी की एक
बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने पास, तो आपने क्या किया कि एक स्पेसिफिक क्वालिटी डिफाइन कर ली और अब उस किस्म का कस्टमर आपके पास कंफर्टेबल फील करता है। इसी तरह जब आप अपनी मार्केट चेंज करते हैं, आप अपना नेशनल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, तो उस वक्त भी कस्टमर ही मैटर करता है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें काफी हेल्प कर देते हैं कि क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी उन लोगों की। एक स्टेटिस्टिकली हमारे पास एक बना बनाया स्टैंडर्ड मौजूद होता है, लेकिन अगेन आई वुड से कि वो कोई सिर्फ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना काफी नहीं है। क्वालिटी जरा अपने तौर पे डिफाइन कीजिए कि अगर आप कोई चीज बनवा रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक टेबल बनवाना है, तो टेबल की क्या क्वालिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे? जी जनाब। सर उसकी उसकी चमक डायमेंशंस ऐसी की हो, फिनिशिंग। क्वालिटी। उसकी डायमेंशन जो हैं, अच्छा जी, और यानी आप जो हम लोगों ने साइज स्पेसिफाई किया हुआ है उसके मुताबिक अगर वो चीज मिलती है और उसकी वुड की क्वालिटी अगर वुड से बना हुआ है। वुड की क्वालिटी, वुड की क्वालिटी से क्या मुराद है आपकी? वुड की क्वालिटी क्या चीज होती है? सर देखें जिस तरह अब मुझे स्पेसिफिकली ये तो नहीं पता कि कौन से वुड की किस्में हैं, लेकिन एक फर्नीचर जो होता है जो दीवार की जिस तरह की एक होती है लकड़ी, तो वो अच्छा, दैट इज मोर अगर अगर रिक्वायरमेंट है। ओके, आपका मतलब है डिपेंड्स ऑन द। अगर आपने डिफाइन किया है कि मुझे देहार की लकड़ी का टेबल चाहिए, तो देहार की लकड़ी का टेबल क्वालिटी का टेबल होगा। नो सर, वो तो फिर उसकी पूरी ओवरऑल अपीयरेंस पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिफाइन करेंगे? अभी वो चमक की किसी ने बात की थी, वो क्या बात थी जी? सर मैं वो कहता कि उसकी फिनिशिंग कैसी है, चमक कैसी है, हाउ शुड इट लुक, हाउ शुड इट अपीयर। मैंने जो डायमेंशन दिए हैं वो उतनी ही हो, उसके एजेस रफ ना हो, साफ सुथरा उसने काम किया हो, एंड इट शुड ऑपरेट फॉर मे बी 2 years। अगर मेरे जेहन में है तो 2 साल तक वो काम करे, उसकी चीजें भी ऊपर से खराब ना हो, खूबसूरती वगैरह। दिस वुड बी क्वालिटी ऑफ टेबल। अच्छा, ये जो आप लोग कह रहे हैं, और जितनी भी चीजें आप कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा डायमेंशंस, आपने कहा उसकी शाइन, आपने कहा उसकी लकड़ी की, ये सब जितनी भी बातें आप कह रहे हैं, चमक और सब कुछ, ये तो सबकी सब स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ये तो स्कोप में लेकिन सर डिफाइन वो नहीं 2 साल करते। चले भी ना, वो स्पेसिफिकेशन 2 साल चले भी ना सर। वो उसकी लाइफ है, वो भी क्वालिटी नहीं है, वो भी लाइफ है। मेरा मतलब ये सर सब ताकि वो अपना जी। सर सॉरी सर, मेरे कहने का मकसद ये था कि वो अपना पर्पस फुलफिल कर ले जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है, तो ये क्वालिटी। चलें, ये बात आपकी हम नोट कर लेते हैं कि फिटनेस फॉर यूज, ठीक है जी। बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसके जिसके लिए बनाई जा रही है वो क्या डिफाइन कर रहा है, स्कोप क्या डिफाइन कर रहा है कि ये चीज, ये जितनी बातें आप कहते हैं ना, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, फंक्शंस, ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर दी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का स्कोप है कि एक टेबल बनाओ जिसकी इतनी लेंथ हो, इतनी विड्थ हो, फलानी लकड़ी इस्तेमाल हुई हो, शाइन उसकी इस तरह की हो, वगैरह वगैरह। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये सब की सब उसकी उसका स्कोप है। क्वालिटी अभी तक मुझे नजर नहीं आई। मैं वो बात एक हल्की सी आपने की कि जी अच्छा लगे, अच्छा क्या लगे? आपको कुछ और अच्छा लगेगा, मुझे कुछ और अच्छा लगेगा, क्या चीज, लेकिन डायमेंशन वही हैं जो स्पेसिफिकेशन हमने डिफाइन कर दी हैं कि जी 3 फुट लंबा टेबल होगा, 2 फुट चौड़ा होगा, और उसकी जनाब 2.5 फुट हाइट होगी। ये सब जो है ये स्पेक्स हैं। इन स्पेक्स के मुताबिक आप चाह रहे हैं, ये भी हम समझते हैं। अब क्या है कि जो आपने ये, मैंने दियार की लकड़ी से इस साइज में आपकी ख्वाहिश के एन मुताबिक आपकी डायमेंशंस
के ऐन मुताबिक मैंने एक टेबल बना के आपको दिया, आपको पसंद नहीं आया, क्या वजह हो सकती है, आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा? आप कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये जितनी डायमेंशन आपने दी थी मैंने वही बनाई है, सब कुछ वही है, लेकिन आपको क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? जी सर हो सकता है कि जो नफासत ना हो आज इन पूरी ओवरऑल उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या आपने नफासत डिफाइन की थी स्पेक्स में? नो सर। तो अब जो आपका जो मतलब है नफासत से, आपको तो पता होगा, आपको तो समझ होगी, लेकिन जिसे आपने कहा कि भाई बड़ा नफीस सा टेबल बना के दो, कहा जी नफीस सा बन जाएगा, उसने उस नफासत को अपनी ट्रांसलेशन दी और उसने अपने हिसाब से उसको एक बहुत नफीस टेबल बना दिया, लेकिन आपकी नफासत की डेफिनेशन पे वो पूरा नहीं उतरता और आपने कहा जी मैं तो नहीं लेता ये टेबल। कैसे बताएंगे उसे कि जनाब ये कितना नफीस होना चाहिए? क्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? आर्गुमेंट देना, आप कहेंगे जी आप टेबल जो मैंने आपको बना के दिया है आपने किस वजह से रिजेक्ट किया है, मुझे वो वजह बताएं, मैं आपको डिफेंड करता हूं। फर्ज करें ये 3-4 डायमेंशन आप ले लेते हैं, इन्हीं में गलती निकली है। लंबाई 3 फुट, चौड़ाई 2 फुट, हाइट 2.5 फुट, देहार की लकड़ी, और शाइन शाइन आपने कहा जी कि इतनी मुझे मुझे इतनी शाइन चाहिए, आपने डिफाइन कर दी वो शाइन। मगर अब जब मैं इसी डायमेंशन पे चीज बना के आपके पास लेके आया हूं तो आप कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं आई। अब इसमें से कौन सी चीज आपको पसंद नहीं आई? लेंथ पसंद नहीं आई, विड्थ नहीं आई, हाइट नहीं आई, लकड़ी नहीं आई, या उसकी चमक पसंद नहीं आई? पिक योर चॉइस। सर सपोज उसकी लेंथ कम है हमारे ओके, आपके मुताबिक उसकी लेंथ जो है वो 3 फुट नहीं है। मैं अपना फुट्टा लेके आ जाता हूं, मैं आपको कहता हूं जी ये लें देखें, आपने कहा था 3 फुट, ये पूरा 3 फुट है, आप क्या करेंगे? सर फिर जो स्टैंडर्ड है उसके साथ उसको मेजर करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि जो फुट्टा मेरे पास था वो आपको पसंद नहीं आया, फिर वो स्टैंडर्ड कहां से लेके आए? क्या आपके सर पास वो फुट्टा है? इंटरनेशनली जी जी। सर जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो मेजर्स हैं सर उसी के साथ उसको हम तो फुट है ना, फुट है ना, नापेंगे। फुट है हमारे जी पास, सर। वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। मगर इसका अगर आप आपके हिसाब से ये डायमेंशन पूरी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कुछ कम है, तो आप ये साबित कर सकते हैं कि वो कितनी कम है। आपने भी तो किसी चीज से सर नापा ही होगा सपोज ना, जी हाँ तो आपने जिस चीज से नापा है आप वो दिखा दें। सर स्केल से नापा है जो कि आम स्केल ऑर्डिनरी तो मैंने स्केल है। मैंने भी स्केल से नापा है जी, मैंने अपने स्केल से नापा है, आपने अपने स्केल से नापा है, इसका मतलब है आपके और मेरे स्केल में फर्क है। जिस चीज को मैं 3 फुट कह रहा हूँ यस सर तो ठीक आप है। 3 फुट से जरा कम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो आपका स्केल गलत है या मेरा स्केल गलत है। सही है सर ऐसा ही है। ओके, आपके ख्याल में कितना छोटा टेबल निकला आपके स्केल के मुताबिक? सर मेरे ख्याल में जी जी। जी 2.5 फुट का मेरे स्केल के मुताबिक निकला सर। 2.5 फुट का टेबल निकला? 3 फुट के बजाय। जी हाँ। क्या ये मुमकिन है कि मेरा स्केल इतना छोटा हो कि मैं 2.5 फुट को 3 फुट काउंट कर रहा हूं, ऐसा मुमकिन है? थ्योरेटिकली तो सर मुमकिन है। थ्योरेटिकली भी कैसे मुमकिन है, बताएं ना जरा।
मुझे तो नहीं समझ आता कि सर स्केल, मैंने खुद से कुछ सर स्केल बना स्केल तो लिया। जो मैंने फुटा बनाया वो मैंने खुद ही लाइनें लगा ली हैं उसकी। जी हाँ, हो सकता है सर ऐसा ही हो, या मैंने खुद अपना स्केल बना दिया हो, मेरा अपना डिफाइंड हो। आपने अपना स्केल बना दिया हो, ओके। तो पहली चीज तो ये है कि वी हैव टू म्यूचुअली एग्री ऑन ऑल डायमेंशंस कि हम उसको नापेंगे कैसे। एक बात। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि हम पहले ये डिसाइड कर लेंगे मीट्रिक्स क्या होंगे। मीट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटी। मीट्रिक क्या होंगे, नापने का निजाम क्या होगा, नापने का फुटा क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट इसमें यह है, आपने तो खैर बहुत ज्यादा फर्क डाल दिया 2.5 फुट का। बुनियादी तौर पे होता यह है कि जिस एक्यूरेसी के हिसाब से के मुताबिक आप डिजायर कर रहे थे, ये टेबल उस एक्यूरेसी के मुताबिक नहीं है। आपके ख्याल में टेबल एग्जैक्टली 3 फुट होना चाहिए। मेरे ख्याल में 3 फुट का मतलब है एक आध सूत्र ऊपर नीचे तो हो ही जाती है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहे हैं सर, टॉलरेंस उसमें डिफाइन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो बात है ना, ये कि मेरे हिसाब से मैं जो टेबल बनाता हूँ, मेरी जो दुकान है, मेरे यहाँ जिस किस्म के कस्टमर आते हैं वो इस बात पे ऑब्जेक्ट नहीं करते अगर टेबल एक आध सूत्र ऊपर या नीचे हो जाए। दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप पहले कस्टमर आए हैं जो बिल्कुल प्रिसाइज स्केल पे नपवाना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तो इतना फर्क तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, 2.5 फुट तो नहीं, मतलब एक आध सूत्र ऊपर नीचे हो गया है, और जिसकी वजह से आप कह रहे हैं यार देखो ये तुमने 3 फुट से एक सूत्र कम है, ये तो पूरा साइज ही नहीं है। सो दिस इज ऑब्जेक्शन, वैलिड ऑब्जेक्शन है, और आपको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आपसे डायमेंशन ले रहा था, मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि सर कितना कितनी टॉलरेंस है आपकी, इस 3 फुट से कितना ज्यादा या कम हो जाए तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तब आप डिफाइन करेंगे कि ये कितना ज्यादा या कम हो जाए। अब ये हुआ कि कस्टमर अमूमन इस काबिल नहीं होता, ये नहीं समझता कि उसको क्या चीज बुरी लगेगी, इसलिए वो ये तो बता सकता है कि 3 फुट लंबा टेबल हो, वो ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कितना 3 फुट हो। कोई मिलीमीटर ऊपर नीचे हो जाए, या एक सूत्र हो जाए, या कोई माइक्रो 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 माइक्रॉन्स में फर्क को वो एक्सेप्ट करेगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है जब मैं रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहा हूं कि उसको डिफरेंट क्वालिटीज दिखाऊं, उसे बताऊं कि जनाब ये वाला जो आइटम है इसके अंदर ये हमारी नॉर्मल क्वालिटी है, ये एक सूत्र ऊपर नीचे होता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये देख लीजिए ये आपको अच्छा लग रहा है, या ये जो है इसके अंदर 0.003 मिलीमीटर प्लस माइनस का हमने डिफरेंस एक्सेप्टेबल रखा हुआ है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, या ये माइक्रॉन्स के अंदर हमने डिफरेंस एक्सेप्टेबल रखा हुआ है, ये आपको अच्छा लग रहा है। तो मुझे गाइड करना होगा, मुझे आपको सैंपल्स दिखा के या किसी तरीके के साथ आपको समझाना होगा कि इस तरह की चीज बनती है। अब देखिए मैं बाजार से ग्लास लेने जाता हूं, मैं एक ग्लास लेके आता हूं तो मेरे लिए ठीक है, मुझे देखने में अच्छा लगा, मैं ले आया। एक दफा मैं फिर गया, मैं जब एक और ग्लास लेके आया उसी कंपनी से, वो उसी तरह का, जब मैंने दोनों ग्लास सामने रखे तो मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे दोनों एक जैसे नहीं लगे, मुझे दोनों कंसिस्टेंट नहीं लगे, जबकि उनका साइज भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, सब कुछ सेम है। मुझे अच्छे क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि मेरी आंख ये देख पा रही है कि एक ग्लास दूसरे से जरा सा बड़ा है। अब वो जरा सा फर्क जो मुझे नजर आ रहा है और बुरा लग रहा है, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हो सकता है कि मिलीमीटर का फर्क हो, लेकिन वो ग्लासों को साथ रखने की सूरत में नजर आया। पहले मुझे उसने कहा था कि जी ये इस ग्लास की हाइट जो है वो 5 इंच है, तो मैंने कहा ठीक है 5 इंच होगी, मैं ले आया।
लेकिन मैंने नापा भी नहीं उसे। लेकिन जब मैंने दो गिलासों को सामने रखा तो मुझे उनके दरमियान फर्क लगा। मैंने कहा यार कितनी पुअर क्वालिटी है। इसी तरह अगर से कि ग्लास में एक शफाफ है, एक के अंदर एक बबल आया हुआ है, बारीक सा छोटा सा बबल ग्लास के अंदर है, आप कहते हैं यार कितनी पुअर क्वालिटी है। जबकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुशी के साथ उस ग्लास को, बबल वाले ग्लास को इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा एक कंपनी हुआ करती थी पाकिस्तान में ऑमरॉक के नाम से। ये इनके ग्लास बिल्कुल बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते थे, लेकिन इसके अंदर बबल होता था। तो कहीं छोटा सा इधर बबल है, कहीं उधर बबल है। आमतौर पे हमारे यहाँ इस चीज को नोट नहीं किया जाता। असल में बबल तो ग्लास में होता है, लेकिन आपकी आंख से नजर नहीं आना चाहिए या आपकी आंख की एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। इसका मतलब है कि हर डायमेंशन, भले वो हाइट हो, वेट हो, लेंथ हो, या विड्थ हो, या इवन लकड़ी की टाइप हो, या इवन लकड़ी की शाइन हो, या उसका कलर हो, हर चीज की टॉलरेंस डिफाइन करनी होगी। अगर उसने कहा है कि मुझे फर्नीचर कलर में टेबल चाहिए, तो आप उसे फर्नीचर कलर की वेरियस वेरिएशंस दिखाएं कि जनाब आपको इनमें से कौन सा वाला कलर एक्सेप्टेबल है, एग्जैक्टली बता दें। उसके बाद आप उससे, जब वो सिलेक्ट कर लेता है, तो आप उससे ये पूछें कि जनाब इस कलर से अगर जरा सा शेड चेंज होके ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? वो कहेगा नहीं नहीं, ये नहीं करूंगा। अच्छा, आप कहां तक एक्सेप्ट कर सकते हैं? उसको शेड की वेरिएशन दिखाएं। वो आपको एक हद बता देगा कि इस हद से लेके इस हद तक का कलर अगर इसके दरमियान हुआ तो मुझे एक्सेप्टेबल है। इसी तरह शाइन अगर इस हद से इस हद के दरमियान हुई तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर ये बातें पहले डिसाइड हो जाएं तो मैं एग्जैक्टली उस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक चीज बनाऊंगा। और लाजमी बात है कि आमतौर पे मैं जो टेबल बनाता था उसमें मैं जो टूल इस्तेमाल करता था वो प्रिसीजन टूल्स नहीं थे। उसकी कटाई में ही एक आध सूत्र का शायद फर्क पड़ जाता था। लेकिन अब चूंकि आपने बता दिया है कि आपको इतनी माइक्रोन्स की एक्यूरेसी चाहिए, अब मैं स्पेशल मशीन से, स्पेशल प्रिसीजन टूल से उसको कट करूंगा, उसको ग्राइंड करूंगा और एग्जैक्टली उस लेवल तक लेके आऊंगा जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कस्टमर। कस्टमर ना भी बता सकता हो कि उसे क्या क्वालिटी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट तो कर सकता है जब उसके सामने आप चीज रखेंगे। तब आप ये नहीं कह सकते कि आपने तो कहा था 3 फुट होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो 3 फुट है। मेरे हिसाब से 3 फुट नहीं होना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से 3 फुट होना चाहिए। कस्टमर की टॉलरेंस उसके अंदर आपको पता हो और आप उस टॉलरेंस के मुताबिक बनाएं। लेकिन याद रखिए, जब भी आप क्वालिटी इंक्रीज करते हैं या इंप्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं, इट विल कॉस्ट मनी। वो चीज महंगी हो जाएगी। मैं जो आम आरी और आम टूल्स के साथ काटता था और बनाता था, हैंडमेड चीज जो कर रहा था मैं, उसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं थी। अब मैंने प्रिसीजन मशीनरी रखी है, उससे कर रहा हूं, तो उस मशीनरी की भी तो कोई कॉस्ट होगी। उसके ऊपर जो लेबर है उस प्रिसीजन मशीनरी पे काम करने की, उसकी भी कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब है कि जितनी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी। कस्टमर को आप वो भी बताएंगे कि इस क्वालिटी का माल इतने रुपए का है, इस क्वालिटी का इतने रुपए का है। तब हम ये डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको क्या क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो एनहांस और इंप्रूव की जा सकती है, और इतनी की जा सकती है कि जितनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है। मतलब ये कोई हद नहीं है कि क्वालिटी कहां तक इंप्रूव हो सकती है। क्वालिटी कैन इन्फिनिटली बी इंप्रूव। और इन्फिनिट क्वालिटी की कॉस्ट भी इन्फिनिट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर एक हद से ज्यादा पे भी नहीं कर सकता। तो हमें इन सब चीजों को मद्देनजर रख के वो चीज बनानी है। मतलब अब आप ये चाइना की चीजें इस्तेमाल करते हैं, चीजें तो हैं, हर चीज बनी हुई है चाइना की, लेकिन आपको देख के ही कहते हैं यार क्या बकवास है, क्या चीज है, ऐसी ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। जबकि वही चाइना अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, यूरोप के लिए
जो चीजें भेजता है उनकी क्वालिटी डिफरेंट है, जो हमें भेजता है उनकी क्वालिटी डिफरेंट है। उसकी क्या वजह? जो क्वालिटी यहाँ भेजता है वो यहाँ के हिसाब से एक्सेप्टेबल है, जो वहां भेजता है वो वहां के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। आपको अगर बुरी लगती है यहाँ की चाइना की क्वालिटी, उसकी वजह ये है कि आपका जरा सोफिस्टिकेशन लेवल ज्यादा है, आप जरा ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ज्यादातर अवाम जो है आपकी, वो तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो इतनी क्वालिटी कॉन्शियस भी नहीं है। तो एक गांव में बैठे हुए आदमी को जब एक मोबाइल फोन मिलेगा तो वो तो इस बात से ही बड़ा खुश हो जाएगा कि यार ये फोन, बड़ी चीजें हैं इसके अंदर। चूंकि उसे सस्ता मिला है तो वो उसकी ज्यादा बारीकियों में जाने की कोशिश नहीं करता कि जी इसका एज सीधे हैं कि नहीं है, या इसकी वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी है या नहीं है। वो कहता है जी आवाज आनी चाहिए, बस काफी है। रेडियो आना चाहिए इसके अंदर, फोटो खींच सकता हो, भले उस फोटो की क्वालिटी निहायत ही बैड क्यों ना हो। तो ये जैसे कहते हैं कि जिस तरह का कस्टमर है उस तरह की क्वालिटी उसको दी जाती है। तो हमें उस मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर जो पाकिस्तान का है उसको भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी हमें मिलती है वो उस किस्म की मिलती है। मुझे एक दफा इत्तफाक हुआ सिंगापुर जाने का। उस जमाने में बहुत ज्यादा कंप्यूटर इक्विपमेंट वगैरह और चीजें वहां से लोग लेके आते थे, खेपी आते थे वहां से चीजें लेकर। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक कंप्यूटर उठा लूंगा वहां से, एक मदरबोर्ड में लाना चाह रहा था। तो मैंने इधर बहुत से लोगों से मशवरा किया कि यार मुझे बताओ कि मैं वहां पे किधर जाऊं और किससे लूं, और मुझे एक जबरदस्त किस्म का एक मदरबोर्ड चाहिए। मुझे जिन लोगों ने गाइड किया, जो वहां जाते रहते थे, और उन्होंने बताया कि जनाब एक इस तरह मार्केट है, उसमें आप जाएंगे, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो वो आपको सबसे घटिया माल दिखाएंगे। उनका वो क्यों भी? वो कहता जी आपकी शक्ल देख के उन्हें पता जाएगा आप पाकिस्तान से आए हैं। और वो आपको अच्छी क्वालिटी का जो माल है वो कभी उस डायरेक्शन में लेके ही नहीं जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए या इस तरह की जो कौमें हैं उनके लिए ये एक अलग ही माल बांध के रखा हुआ है, और वो आपको वही शोरूम दिखाते हैं। अगर कोई बंदा बाहर का हो, अमेरिका का हो, कहीं और का हो, उसको जो क्वालिटी दिखाई जाती है वो डिफरेंट है। और उसने फिर मुझे बताया कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो वो उसके क्या कहते हैं, ब्रेड बोर्ड, या जो उसके नीचे जो उसका मेन मटेरियल नीचे लगा होता है ग्रीन रंग का, उन्होंने कहा जी वो प्लास्टिक टाइप मटेरियल का होता है। लेकिन वो उन्होंने किया ये हुआ है कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए कंप्रेस्ड गत्ता लेके, गत्ते गत्ते के मटेरियल को कंप्रेस करके हार्डन करके ऊपर प्लास्टिक का रंग किया हुआ है। देखने में प्लास्टिक लगता है लेकिन वो है गत्ता। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तानी के लिए तो इतना बहुत है कि वो एक मदरबोर्ड लेके जा रहा है, और उसके ऊपर जो चीजें लगी हुई हैं उनकी भी क्वालिटी का कोई बुरा ही हाल है। तो ये जनाब क्वालिटी आपने डिफाइन करनी है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी डिफाइन करेंगे, क्वालिटी कॉन्शियस होंगे, और उसकी आपने अमूमन देखा होगा कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑर्डर देते हैं तो आप बाकायदा उसमें टॉलरेंसेस भी बताते हैं, आप सिर्फ डायमेंशन नहीं बताते। जो खाली डायमेंशन बताते हैं उसमें फिर बाद में झगड़ा पड़ता है। एक तो ये चीज होगी। अच्छा, फिर आप ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान की क्या प्रोडक्ट है जो बहुत कहते हैं जी जबरदस्त क्वालिटी की है। आपके आलात जराही हैं, आपके फुटबॉल और गेम्स का सामान है, सियालकोट वगैरह में जो बनता है, वो सारे का सारा हैंडमेड है और वो सारा एक्सपोर्ट होता है। जो क्वालिटी आपको पाकिस्तान में आप फुटबॉल खरीदते हैं, उसी दुकान का बना हुआ, उसी फैक्ट्री का बना हुआ, वो उतना अच्छा शायद नहीं होता जितना माल जो बाहर भेजा जाता है वो होता है। आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान से जो माल बाहर भेजा जाता है उसका रिजेक्शन लेवल क्या है। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इतनी वो प्रिसीजन इक्विपमेंट के साथ उसको मेजर करते हैं कि अक्सर माल हमारे पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान की फैक्ट्रियों का भेजा हुआ रिजेक्ट हो जाता है, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि उस माल को वापस पाकिस्तान लाया जा सके, और वो वहां कोड़ियों के दाम सेल हो जाता है या फेंक दिया जाता है। तो खैर, कहने का मकसद है कि वहां पे वो कॉन्शियसनेस ये है कि वो एक धागा भी आपके, अगर आपने कपड़ा मंगाया है, कमीज मंगाई है,
कमीज के अंदर एक धागा भी जरा दाएं से बाएं लगा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उन्होंने डिफाइन कर दिए हुए हैं कि हमें ये स्टैंडर्ड चाहिए, धागे का जो थ्रेड काउंट है वो इतना हो, फलानी चीज इतनी हो। तो वो फिर यहां से ही इन्होंने अपने क्वालिटी के मैकेनिज्म उन फैक्ट्रियों में लगाए और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो माल बनता है वो उन चेक्स से गुजरता है, तब जाके कहीं आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। आप कभी बाहर कहीं जाएं तो आपको कभी कभी पाकिस्तान के बने हुए कपड़े भी मिल जाते हैं और वो ऐसी आला क्वालिटी के होते हैं कि आपको फर्क नहीं पता चलता कि यार ये मैंने अमेरिका में लिया, पाकिस्तान जाके भी ले सकता हूँ, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। खैर, ये तो वो चीजें। अब एक फैक्ट्री या ऐसी कोई जो इंतजाम है वो क्वालिटी किस तरह से इंश्योर करें कि उस क्वालिटी के मुताबिक चीज बने। इसके लिए पिछले दिनों हमने ये देखा कि आईएसओ का बड़ा रिवाज हुआ और आईएसओ सर्टिफिकेशन लोगों ने करनी शुरू कर दी। एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फैक्ट्री या कंपनी जब आईएसओ सर्टिफाई करवाती है अपने आप को, तो उसमें क्या होता है जी, क्या राय है आप लोगों की? आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या देखती है? प्रोसीजर देखती है कंपनी के, एसओपीज क्या हैं, क्या कर रही है। ओके। उस कंपनी के काम करने के सारे प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस जितनी भी हैं वो उनका कंसिस्टेंट होना जरूरी है। देखें, एक ही आप जब हाथ से कोई चीज बनाते हैं या जब आप आपसे एक टेबल ही बना रहे हैं, एक टेबल आपका कभी अच्छा बन जाता है, एक बुरा बन जाता है। तो मतलब चूंकि आपकी एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि आप प्रिसीजन टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा मुमकिन है कि एक चीज अच्छी बन जाए और एक जरा उससे थोड़ा बड़ी बन जाए, थोड़ी छोटी बन जाए। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी अच्छा काम भी कर लेते हैं लेकिन खराब काम भी कर लेते हैं। तो उसकी वजह यह है कि आपके प्रोसेसेस जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। आपने मजदूर रखे हुए, एक मजदूर काम करता है जरा और तरह का काम करता है, दूसरा और तरह का काम करता है। प्रोडक्ट आपने 10 टेबल बनवाए, 10 टेबल एक दूसरे से नहीं मिलते, थोड़ा थोड़ा फर्क है सारों में। ऐसा क्या किया जाए कि सारे मजदूर एक ही तरह का टेबल बनाए? उसके लिए जैसे आपकी रेसिपी होती है, खाना खाना हर कोई बनाता है, हर घर में बनता है, लेकिन कुछ खाने आपको बहुत पसंद आते हैं, चीज वही होती है। मतलब भिंडी बनी हुई है, एक किसी की बनाई हुई भिंडी आपको बहुत पसंद है और वही भिंडी आपके घर भी बनती है, आपको वो पसंद नहीं है, क्यों? बात है रेसिपी की, उसने उसको बनाया कैसे है। वो रेसिपी अगर आपको दे दी जाए और आप उसको रिलीजियसली फॉलो करें, एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप तकरीबन वही लेवल, वही टेस्ट अचीव कर लेंगे। इसी तरह अगर जो प्रोसेस आप करते हैं अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में, अगर सारी प्रोसेसेस को जैसे भी करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसको अगर आप रिकॉर्ड कर लें, उसको नोट कर लें, उसको स्टैंडर्डाइज कर लें और सारों को बता दें कि भाई आज के बाद सारे लोग इन स्टेप्स के तहत एग्जैक्टली काम करेंगे, तो कम से कम इतना जरूर हो जाएगा कि आपका माल जो बन के निकलता है वो भले बहुत अच्छी क्वालिटी का ना हो, लेकिन एक जैसी क्वालिटी का, कंसिस्टेंट क्वालिटी का जरूर बनना शुरू हो जाएगा। इस बात से आप एग्री करते हैं जी? जी रिजवान साहब। रिजवान साहब, आपने कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी बताइए। जी नहीं सर, ठीक है सर। ओके। नहीं सर, ठीक है, आई एग्री सर। अच्छा, ओके। तो मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। ये अभी मैं, ये भी क्वालिटी है, अगर मैं कंसिस्टेंट क्वालिटी दे रहा हूं तो ये भी कोई ना कोई क्वालिटी है, ये भी किसी ना किसी को एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब मेरे पास एक कस्टमर आता है, कहता है जी ये जो चीज आप दे रहे हैं, अब मैं अच्छा, पहले तो मेरे पास कोई क्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना। पहले मैं कभी कैसी चीज बनाता था, कभी अच्छी बनाता था, कभी बुरी बनाता था। अब अगर मैं बुरी बना रहा हूं तो मैं कंसिस्टेंटली बुरी ही बना रहा हूं। जो प्रोसेस मैंने डिफाइन कर दी है उससे उससे बेहतर चीज नहीं बन सकती।
ना ही उससे मजीद बुरी बन सकती है, क्योंकि मैं अब एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं रिलीजियसली। अब जरूरत यह है, ये आईएसओ वाले बस ये काम करते हैं। आईएसओ वाले आपकी गुड क्वालिटी नहीं देखते। आईएसओ वाले कहते हैं कि भाई तुम जैसे भी काम करते हो, ये बताओ कि कहीं तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, अपने प्रोसेसेस को नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है, और उसको फॉलो करते हो उसके मुताबिक या नहीं। अगर नहीं करते तो कर लो, प्रोसेस लिखो, उनको उनकी ट्रेनिंग दो लोगों को, और उसके मुताबिक काम करना शुरू करो, तो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी आपकी आ जाएगी। अब सवाल यह है कि दिस क्वालिटी इज नॉट एनफ, आवर कस्टमर रिक्वायर्स इवन बेटर क्वालिटी। तो जो प्रिसीजन लेवल्स कस्टमर डिमांड कर रहा है और जो प्रिसीजन लेवल्स आप दे रहे हैं, उनमें अगर फर्क है, तो इसका मतलब है मुझे अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि मैं उस प्रिसीजन लेवल तक जा सकूं, उस एक्यूरेसी लेवल तक जा सकूं, और इस तरह मैं अपने प्रोसेसेस को एनहांस और इंप्रूव कर लूंगा, और मैं उस लेवल ऑफ क्वालिटी को रीच कर जाऊंगा, और फिर मैं उसके ऊपर कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। एवरीबॉडी इज नॉट ट्रेन्ड ऑन दिस। अगर कल कला मुझे इससे भी बेहतर क्वालिटी बनाने का ऑर्डर आता है, तो मैं अपने प्रोसेस को मजीद रिफाइन करूंगा और उस क्वालिटी के बराबर आ जाऊंगा। लेकिन याद रहे कि हर दफा जब मैं क्वालिटी इंप्रूव कर रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ रही है, मेरा खर्चा भी बढ़ रहा है, नई मशीनरी आ रही है, नया इक्विपमेंट आ रहा है, नया नॉलेज आ रहा है। तो एक तो ये चीज है कि आईएसओ सिर्फ हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है, डॉक्यूमेंटेशन सिखाता है, और बताता है कि किसी तरह की क्वालिटी तक को कैसे अचीव किया जा सकता है। अच्छा, जब कोई कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड हो, तो उस कंपनी के प्रोसेसेस सर्टिफाई हुए हैं, कंपनी सर्टिफाई हुई है, उसका प्रोडक्ट किसी ने सर्टिफाई नहीं किया। अगर वो पंखा बनाने की कंपनी है और वो पंखे को जब बेचते हैं, उसपे लिखते हैं आईएसओ सर्टिफाइड, पंखा कोई आईएसओ सर्टिफाइड नहीं होता, प्रोडक्ट कभी आईएसओ सर्टिफाइड नहीं होता। वो कंपनी या कंपनी के प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो आईएसओ ने सर्टिफाई किए हैं, और वो भी साल के साल उनको रिन्यू करवाना पड़ता है, सर्टिफिकेशन ऑडिट करवाना पड़ता है, जिसमें वो उनको फिर आगे चेक करते हैं कि आया के जो प्रोसेसेस इन्होंने बनाए थे उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये होती है जी आईएसओ सर्टिफिकेशन। और अगर ये कोई कंपनी अपना ऑडिट कराती रहे और आईएसओ का स्टेटस मेंटेन करे, तो इसका मतलब है कि वो अपनी क्वालिटी को सस्टेन कर रही है, या हो सकता है इंप्रूव भी कर रही हो, लेकिन बेसिकली सस्टेन कर रही है। यहां तक बात समझ आती है ना जी? ये जो एफर्ट हम करते हैं यस सर। प्रोसेसेस के ऊपर, प्रोसेसेस को चेक करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, डॉक्यूमेंट करके लोगों को ट्रेन करना और उनको इंश्योर करना कि वो लोग एन उस दिए हुए प्रोसीजर के मुताबिक काम करते हैं और प्रोसीजर से इधर उधर नहीं होते। दिस ऑल, इसको इंश्योर करने के तरीके को हम कहते हैं, हम क्वालिटी को अश्योर कर रहे हैं। अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस, इसका नाम है प्रोसीजर्स को देखना और प्रोसीजर्स को चेक करते रहना। और ये भले आईएसओ सर्टिफाइड हैं आप या नहीं है, हर काम के अंदर हम क्वालिटी अश्योरेंस जारी रखेंगे। हम प्रोसेसेस को ऑडिट करते रहेंगे कि ये प्रोसेस बताए हुए तरीके के एन मुताबिक परफॉर्म हो भी रही है या नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो हम उसको करेक्शन अप्लाई करेंगे, उसको कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। एक काम तो क्वालिटी अश्योरेंस का ये है कि वो ये चीज चेक करे कि ये बताए हुए तरीके के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है, और उस बताए हुए तरीके के अंदर अगर प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला कहेगा प्रोसीजर बनाओ। अगर प्रोसीजर डॉक्यूमेंट हो गया है, तो वो कहेगा कि जी काम कर रहे हो तो ये प्रोसीजर किसी को पता भी है कि नहीं। पता लगे जी डॉक्यूमेंट करके अलमारी में रख दिया सीईओ ने, जो लोग काम कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है ऐसा कोई प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, तो उन लोगों को पता भी होना चाहिए।
और उन लोगों को उसमें ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उन लोगों को उस प्रोसीजर को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि इस प्रोसीजर में कोई जो लिखा हुआ तरीका है इसमें कोई बग्स या गलतियां तो नहीं है, अगर हैं तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। मोर ओवर ऐसा भी मुमकिन है कि प्रोसीजर बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन चूंकि हर प्रोसेस में कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, हो सकता है आपको उसको मजीद इंप्रूव करने का कोई डायमेंशन नजर आ जाए और आप कहें कि इसमें अब ये एनहांसमेंट भी कर ली जाए, या फॉर दैट मैटर कस्टमर की कोई नीड या रिक्वायरमेंट है जिसकी रोशनी में आप ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि इस प्रोसेस को कहां से मजीद इंप्रूव किया जा सकता है। ये सारे काम क्वालिटी अश्योरेंस के हैं, और क्वालिटी अश्योरेंस ऑडिट्स के थ्रू चेक होती है। जो बंदा भी इसका जिम्मेदार है, वो क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर कह लें या जो भी कोई क्यूए का बंदा है, वो इन बातों को, वो कामों को चेक करता है। याद रहे कि प्रोडक्ट को चेक नहीं करता, उसका काम नहीं है कि जो चीज बन रही है इस प्रोसेस से जो भी बन के निकल रहा है, उस बन के निकलने वाले आइटम को चेक करना क्वालिटी अश्योरेंस नहीं होती। जो चीज बन के निकलती है, किसी भी एक्टिविटी से जो आउटपुट निकले, किसी भी प्रोसेस से जो आउटपुट निकले, किसी भी फेज से, प्रोजेक्ट से जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट निकलने के बाद उसको फिजिकली नापा और तोला जाता है, इसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। और वो दरअसल नापना तोलना इसलिए नहीं होता कि वो 3 फुट का है, 3 फुट नापे जाएं। उसको ये देखा जा रहा होता है कि 3 फुट के ऊपर नीचे जो टॉलरेंस रखी थी प्लस माइनस, क्या ये उसके अंदर फिट आता है। इसका मतलब है कि जब मैं नापूंगा तो 3 फुट तो चेक हो ही जाएगा, लेकिन 3 फुट के अलावा उसकी एक्यूरेसी भी चेक हो जाएगी कि ये एग्जैक्टली डिजायर्ड क्वालिटी के मुताबिक है या नहीं है। जो फिजिकल चीज को नापना है, 3 फुट को कंप्लाई करना 3 फुट का है या नहीं है, ये स्कोप है, ये आपकी स्कोप में था कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। लेकिन जो टॉलरेंस है वो क्वालिटी है। ऑल्दो टॉलरेंस इज टाइड टू द स्पेसिफिकेशन, मगर खाली स्पेसिफिकेशन को क्वालिटी कह देना गलत है। हर टॉलरेंस, हर स्पेसिफिकेशन के साथ उसकी टॉलरेंस का पता होना चाहिए और वो टॉलरेंस चेक की जाती है, इसको हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ एंड प्रोडक्ट का नहीं होता। आपके प्रोजेक्ट से जो एंड में टेबल बन के निकलने हैं, जब उस टेबल की लकड़ी काटी जाती है तो कटी हुई लकड़ी भी प्रोडक्ट है, उसको भी चेक किया जाएगा, नापा तोला जाएगा। जब उसकी एक टांग बनेगी उसको भी नापा जाएगा। हर चीज जो है उसके मीट्रिक, क्वालिटी मैट्रिक्स के तहत उसकी टॉलरेंसेस चेक की जाती रहेंगी। यही वजह है कि जब वो टेबल बन के कंपाइल होके टेबल की शक्ल में आएगा तो उसके हर पुर्जे की क्वालिटी चेक हो चुकी होगी और आखिर में आप जो एंड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल कर लेंगे। जब तक क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों अमल ना हो, आप ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ क्वालिटी सर्कल्स में इस बात के ऊपर बहुत लेदे होती है, बहुत कंफ्यूजन है, और अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वालिफाइड लोग, क्वालिटी ऑडिटर्स, इस फर्क को जो मैं आपके सामने रख रहा हूं अक्सर लोग नहीं जानते। वो क्वालिटी कंट्रोल को, प्रोडक्ट को चेक करने को कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है, और प्रोसेसेस को करने को कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल हो रही है। बिल्कुल उलट कहते हैं। आई डोंट नो, आई होप कि आप के ज़हन में ये डाउट ना हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको किसी हद तक क्लैरिफाई कर दूं कि क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल दो अलग अलग चीजें हैं। ये बात आपको पहले पता थी या नहीं पता थी? जी ना सर, इसी कंफ्यूजन का शिकार मैं भी था ओके कि जो क्वालिटी, हाँ, एश्योरेंस और कंट्रोल में कंफ्यूजन थी।
अभी क्लियर हो गई। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। और अब मैं आता हूं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ। एक असूल ज़हन में याद रखिए, डिमांड एंड सप्लाई का। जब डिमांड मार्केट में ज्यादा हो तो सप्लाई बढ़ जाती है। मेरा मतलब है कि यूं समझ लीजिए कि जब आप भूखे हैं और आपको रोटी चाहिए, रोटी मिल कहीं से नहीं रही, और भूख तो लगी है आपको, कहीं ना कहीं से तो चाहिए। अगर आपको अच्छी रोटी ना मिले, गरम रोटी ना मिले, गोल रोटी ना मिले, सूखी हुई रोटी मिल जाए, भूखे हैं ना अभी आप, आपकी डिमांड हाई है ना, तो उस वक्त आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ भी सप्लाई आपको कर दिया जाए, आपको तो भूख मिटाना है। उस वक्त आपका क्वालिटी का स्टैंडर्ड बहुत लो जा चुका होता है। जब आपका पेट भरा होता है, जब आप बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं, तो आपको नखरे भी बड़े आ रहे होते हैं, भाई ये रोटी गर्म नहीं है, वापस ले जाओ, ये गोल क्यों नहीं पकी हुई है, ये जली क्यों हुई है साइड से। जब आप भूखे होते हैं उस वक्त आपको ये सब चीजें याद नहीं आती। तो क्वालिटी जो है वो भरे हुए पेट की जरूरत है। जब आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाए मार्केट में और आपकी कुव्वत खरीद ज्यादा हो और डिमांड कम हो, तो आप सिलेक्टिव हो जाते हैं। आप मुख्तलिफ दुकानों पे जाके चीजों को चेक करते हैं और अपनी पसंद की चीज उठाते हैं और कहते हैं मैंने क्वालिटी की चीज ली है। अपनी पसंद आपकी क्वालिटी है। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी क्वालिटी के हवाले से। मतलब बेसिक थ्योरीज तो रहे हैं अपनी जगह पर कि जनाब अच्छी चीज होनी चाहिए और ये जो डिमांड सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, ये तो लॉजिक एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का भी कोई बाकायदा निजाम नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि जब एलाइड फोर्सेस में बहुत सारे लोग, मैं यूं समझ लीजिए कि जितने भी क्या कहते हैं कैपेबल मर्द हजरात थे, जवान लोग थे, वो सब के सब जंग में झोंक दिए गए। तो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री का पहिया जाम हो गया। पीछे रह गए खवातीन और बच्चे और बूढ़े। अब उन्होंने क्या इंडस्ट्री चलानी थी? इंडस्ट्री तो क्या चलेगी, लोगों को खाने पीने के और डेली जरूरत की जो चीजें थी उनकी प्रोविजन में भी मसले होने लगे। तो फिर वही बात हो गई कि डिमांड हाई थी, लोग तो थे, लेकिन उनको चीजें सप्लाई में नहीं मिल रही थी। तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैड गॉन डाउन। जो लोग जंग में गए हुए थे वो वहां जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे थे। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई मैकेनिक है, कोई कुछ है, और वो फौज में काम कर रहे थे और लाजिमी बात है जंग लड़ रहे थे। और जंग की जरूरियात बड़ी शदीद होती हैं। दुश्मन बड़ा सख्त है, दुश्मन से हमने सबकत लेके जाना है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी जल्द अज जल्द लेके आनी है। आपने देखा जितनी भी बड़ी बड़ी तरक्कियां हुई जो 100 सालों में नहीं होती थी, वो जंगों में हो गई। टैंक बना तो जंग में, जहाज बना तो जंग में, जो चीज बनी वो जंग में मतलब जो सदियों में चीजें नहीं हो पाती वो जंगों में तेजी से हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी और मौत का मसला है और सबकत लेने की बात है। तो वहां टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से एडवांस किया और लोगों ने, जो लोग उन चीजों को बनाने में इन्वॉल्व थे, वो यही लोग थे जो घर छोड़ के आए हुए थे। नाउ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार व्हेन दे गॉट बैक, एंड इट इज नॉट ओनली द सेकेंड वर्ल्ड वार, हर बड़ी वार के बाद यही होता है। जब ये दे गॉट बैक, तो अब वहां पे हाई डिमांड थी चीजों की, जरूरत की। गाड़ियां नहीं थी, खाना नहीं था, बहुत सी चीजें नहीं थी, और इन लोगों के पास हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल था जो पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। ये लोग जब इंडस्ट्री में गए और इन्होंने उस चीज को अप्लाई किया तो इंडस्ट्री को एकदम बूम मिला, और ये थी आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार आई। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लाजिम बात है जापान का तो बहुत बुरा हाल था, वो तो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात ही ना करें, लेकिन बाकी अलाइड फोर्सेस के जितने भी थे उन लोगों ने बहुत तेजी के साथ तरक्की की।
और चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने धड़ाधड़ सप्लाई करनी शुरू कर दी, और इतनी ज्यादा सप्लाई करनी शुरू कर दी, चीजें बना बना के, नई नई चीजें बना बना के, कि मार्केट जो थी उसमें डिमांड से ज्यादा सप्लाई आ गई। तो उस जमाने में जब इसको नापा तोला जाता था, वो यूजर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इस तरह देखते थे कि जी लोगों को मिल गया कि नहीं मिल गया, नंबर पूरा है। तो क्वांटिटी के ऊपर जोर था, क्वालिटी के ऊपर जोर नहीं था। लेकिन जब लोगों के पेट भरने शुरू हुए, जब उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी शुरू हुई, तो उन्होंने कहा चीजों को जो अब सरप्लस बन गई थी उनको रिजेक्ट करना शुरू किया, नहीं ये अच्छा नहीं है। इसके ऊपर इंडस्ट्री का या फैक्ट्री का क्या रिस्पांस था? उन्होंने कहा अच्छा, कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, फेंक दो इसको, और कीजिएगा, फेंक दो इसको। दे डिडंट बॉदर, वो इतनी मेजोरिटी में चीजें बना रहे थे, इतनी क्वांटिटी में बना रहे थे, उन्होंने कोई चीजें खराब बन गई हैं, इनको फेंक दो। इस तरीके के साथ क्वालिटी जो थी वो कम से कम इंप्रूव तो ना हुई, लेकिन किसी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो गई। उन्होंने फैक्ट्रियों में क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इंस्पेक्शंस के लिए लोगों को बिठा दिया कि भाई लोग इस बात पे चीजें रिजेक्ट कर देते हैं, ये चीजें, ये बात चेक करते जाओ, जो भी आइटम फैक्ट्री से बाहर निकले उसको चेक करना कि उसमें ये खामियां ना हो। और उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया, बहुत क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर उन्होंने पैसा खर्च किया, और ये कंट्रोल कर लिया कि फैक्ट्री फ्लोर से कोई गलत चीज जो कि कस्टमर की पहले शिकायत आ चुकी है वो नहीं बाहर जाएगी, और अल्टीमेटली कस्टमर के हाथ में जो चीज जाएगी वो ठीक जाएगी। लेकिन वक्त के साथ साथ कस्टमर के नखरे बढ़ते गए, और उसने जो चीजें आ रही थी उनमें मजीद खामियां निकालनी शुरू कर दी, और इस तरह क्वालिटी कंट्रोल पे जोर बढ़ता चला गया। लेकिन किसी भी जगह किसी ने ये कोशिश नहीं की कि भाई जो रिजेक्शन हो रही है, जो वेस्टेज हो रहा है, उसको कुछ इलाज किया जाए। दो लोग थे, एक का नाम था एडवर्ड डेमिंग और एक था जुरैन। इनका क्वालिटी में नाम है। जी रिजवान साहब, सॉरी मैंने आपका देखा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, सॉरी, प्लीज गो अहेड सर। अच्छा, ओके। तो एडवर्ड डेमिंग और जुरैन ने, बोथ वर अमेरिकन्स, एंड दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि लोगों को ये कॉन्शियसनेस दी जाए कि जनाब खाली कंट्रोल करने से मसला हल नहीं होता, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, हम इस तरह बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। मीनवाइल जो जापान से चीजें बन रही थी, वहां पे लाजिमी बात है पिटी हुई कौम थी, बहुत बुरी तरह से मतलब उनका हशर नशर हुआ था, और वो अब सर उठा रहे थे। तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा टाइट रखे, उन्होंने पूरी दुनिया को बीट करने का सोचा हुआ था। उनको जब पता चला ये डेमिंग और जुरैन के बारे में कि यार ये कुछ इस किस्म की बात करते हैं, उन्होंने इन दोनों को अपने पास बुला लिया, और इन्होंने फिर वहां जाके रिसर्च की, और वहां ये क्वालिटी की जो जिसे कहते हैं ना कि रेवोल्यूशनरी तरक्की हुई, वो वहां हुई। इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया जीरो डिफेक्ट का, और बहुत सी चीजें इस किस्म की जो थी, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, जो आप अक्सर एक लफ्ज सुनते हैं क्वालिटी में, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एडवर्ड डेमिंग का कॉन्सेप्ट है, और उसको डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। तो ये दोनों बंदे जो थे, इनके दिए हुए बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट बल्कि यूं कहूंगा जो आज की क्वालिटी में जापान की तरफ से इंप्लीमेंट होना शुरू हुए। और फिर बहुत से जापानीज इनके स्टूडेंट थे, इशिकावा का आपने नाम सुना होगा, वो भी डेमिंग का स्टूडेंट था, और ये बहुत जबरदस्त वहां पे इन लोगों ने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को हाई किया। और अल्टीमेटली इन्होंने ये कहा कि ये जो रिजेक्शन होती है क्वालिटी कंट्रोल से, ये होती क्यों है, ये होनी नहीं चाहिए। जीरो डिफेक्ट सिंड्रोम, कि एक आइटम भी गलत बनने ना पाए, मतलब रिजेक्शन ना हो। फिर रिजेक्शन ना हो तो क्या होगा? उन्हें होगा ये कि अगर कोई आइटम गलत बना है तो उसको पकड़ो और जाके सही करो कहां पे गलती हुई है,
जिस जगह से गलती हो रही है वही एक गलती नहीं होके आई, वहां से कई गलतियां आ रही हैं। उसके सोर्स को पकड़ के उसका इलाज करो। तो क्वालिटी एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट वहां से इंट्रोड्यूस हुआ और अल्टीमेटली जापानीज ने क्वालिटी एश्योरेंस का सिलसिला शुरू किया। और क्वालिटी कंट्रोल जब ये चीज मार्केट में आई तो क्वालिटी कंट्रोल को दो उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस थी, लेकिन लोगों ने अहमकाना किस्म का जो इकदाम किया, और ये जो मैं कहता हूँ ना कि क्वालिटी के लोग जो हैं थोड़े से उखड़े हुए हैं अपने मेन फील्ड से, उन्होंने क्या किया कि क्वालिटी कंट्रोल को गैर अहम समझ लिया और क्वालिटी अश्योरेंस पे जोर दे दिया। अब आप मुझे बताएं कि क्वालिटी अश्योरेंस अगर मैं प्रोसेसेस को देखता रहूं, इंप्रूव करता रहूं, एनहांस करता रहूं, तो उससे क्या होगा? ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका प्रोडक्ट इंप्रूव होगा, लेकिन अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल की लेयर आगे से हटा दूं तो क्या होगा कि पहले हो सकता है कि 100 में से 10 आइटम गलत बन के निकलते होंगे, अब सिर्फ एक आइटम गलत बनता है। पहले वो चेक हो जाते थे 10 आइटम और पकड़े जाते थे, अब आपने कंट्रोल हटा दिया, वो एक आइटम जो गलत बना है वो निकल जाएगा, मार्केट जाएगा और आपकी कंपनी का रेपो का बेड़ा गर्क कर देगा। तो क्वालिटी कंट्रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्वालिटी कंट्रोल अपनी जगह कायम रहेगी, वो उन चीजों को चेक करेगी, बल्कि वो हेल्प करेगी क्वालिटी एश्योरेंस की। वो गलतियां पकड़ के एश्योरेंस को देगी ताकि एश्योरेंस उस गलती के सोर्स तक पहुंचे और उसे दूर करे। इस तरह क्वालिटी कंट्रोल का रोल अपनी जगह रहता है। मैंने ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं आज से कोई 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि कंपनीज जो थी उनमें बीमारी थी पाकिस्तान में क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी कंट्रोल का नाम कोई नहीं लेता था। जो भी कोई सर्टिफिकेशन करके आता था वो जी मैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हूँ। कंपनियां भी कहती थी जी क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बनाओ। मेरा इत्तेफाक हुआ एक जगह कंसल्टेंसी करने का, एक बड़ी अच्छी और मशहूर कंपनी थी पाकिस्तान की, जो ये आपके ये नहीं होते जो फोन बूथ्स बनाती थी, और उसके जो दूसरी किस्म के फोन होते हैं खड़े वाले दीवार पर लगने वाले, उस किस्म के और बहुत से किस्म के, कॉन्सेप्ट उनका नाम है कंपनी का, अभी भी एग्जिस्ट करती है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि हम क्वालिटी की ट्रेनिंग चाहते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी हमारे ये क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हैं, इनसे मिल लें। मैं उनसे मिला, उनसे पूछा कि जी कैसे आप काम करते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी ये है वो है। मैंने कहा तो आप क्वालिटी एश्योरेंस में क्या कुछ करते हैं? उन्होंने कहा जी सारी क्वालिटी इसी में होती है। मैंने कहा तो क्या कंट्रोल भी इसी में होता है? हाँ जी, कंट्रोल भी इसी में होता है, एश्योरेंस भी इसी में होती है। मैंने कहा फिर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है? उसने कहा जी क्वालिटी मैनेजमेंट तो कुछ नहीं होती, बस ये आजकल तो क्वालिटी एश्योरेंस होती है। मैंने उसे ये कहा कि भाई बात ये है कि आप कॉन्सेप्ट को गलत ले रहे हैं, और दूसरी बात जो ट्रेनिंग किसको देनी है? उन्होंने कहा जी ये जो लोअर स्टाफ है इनको ट्रेनिंग देनी है। मैंने कहा जी नहीं, आपको लोअर स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं देनी, आपको अपने एग्जेक्टिव्स को ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्वालिटी किसको कहते हैं। आई वेंट टू देयर एग्जेक्टिव्स एंड टोल्ड देम कि भाईजान आप पहले अपनी डेफिनेशन दुरुस्त करें, आप लोगों को तो पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं। सो पहले मैं आपके एग्जेक्टिव्स की ट्रेनिंग करवाऊंगा, फिर आपकी मिडिल टीयर की ट्रेनिंग करवाऊंगा, और उसके बाद जाऊंगा मैं आपके लोअर टीयर के पास, क्योंकि जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पहले तो कॉन्सेप्ट सही हो, उसके बाद एक्सपेक्टेशन सही हो, और फिर हम वही एक्सपेक्टेशंस नीचे लेके जाएं और लोगों को उसके हिसाब से तैयार करें। इस तरह हमने किया तो कोई लॉजिक उसमें बैठा और बात समझ आई। कर वो सभी कुछ रहे थे, क्वालिटी कंट्रोल भी कर रहे थे, एश्योरेंस भी कर रहे थे, लेकिन जैसे अभी आबिद ने कहा समझ नहीं थी कि कौन सी चीज कर रहे हैं। एश्योरेंस को कंट्रोल कहते थे, कंट्रोल को एश्योरेंस कहते थे, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान को क्वालिटी एश्योरेंस प्लान कहते थे, क्वालिटी कंट्रोल को लिफ्ट ही नहीं कराई जाती थी। इस तरह की सूरत थी। इसी तरह आज से कुछ 7-8 साल पहले मुझे पीएमआई के साथ एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका मिला। उसमें मुझे वो था एक स्टैंडर्ड है पीएमआई का, शायद मैंने शुरू में जिक्र भी किया हो, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल। उसका सेकंड एडिशन लिखा जाना था और उसकी बहुत बड़ी प्रोग्राम था पूरा। उस प्रोग्राम में मुझे क्वालिटी लीड की पोजीशन दी गई। प्रोग्राम मैनेजर था और कोई 8 डिफरेंट ग्रुप्स थे, 8 डिफरेंट लीड्स थे, और मैं भी एक लीड था। और हमारे पास जो
टीम्स थी वो डाइवर्स थी, मुख्तलिफ पूरी दुनिया से 20-20, 25-25 लोग हमारे पास थे, और हमने सब काम जो करना होता है वर्चुअली करना होता है। मतलब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, जो मेरा डिप्टी था वो इंडिया में था, जो बाकी हमारी टीम के मेंबर्स थे वो कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा, कोई डेनमार्क, कोई किसी जगह। इसी तरह सारी टीम ऑर्गेनाइज थी, लेकिन हम 12 लोगों की जो कोर टीम थी, ये हम साल में 3-4 दफा हमारी मीटिंग होती थी और वहां पे हम मिलते भी थे। वहां पे जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अच्छा, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि प्रोजेक्ट मेरे आने से पहले शुरू हो चुका था, और मुझे उन्होंने कहा, जी आप क्वालिटी लीड हैं, अपनी टीम बनाएं और काम शुरू करें। अब मुझे क्या पता भाई ये क्या काम कराना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, काम पहले से शुरू हो चुका है, जबकि क्वालिटी का काम पहले शुरू किया जाता है और उसके बाद सारे लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। तो मैं बड़े फिक्स में था, और मैंने, सच्ची बात यह है कि इससे पेशतर क्लासिकली क्वालिटी लीड नहीं की थी, और काम किए थे, कामों के बीच में क्वालिटी की थी, लेकिन एज सच क्वालिटी को लीड नहीं किया था। तो दिस वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। तो मुझे जब उन्होंने, प्रोग्राम मैनेजर ने चार्टर दिया, उसने कहा प्रिपेयर अ क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, तो मैंने उसे पढ़ते ही मेरे दिमाग में खटका सा हुआ कि यार ये व्हाट इज ही सेइंग। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये कोई पाकिस्तानी नहीं था, ही वाज अमेरिकन, और सारे लोग जो थे वो मुख्तलिफ कंट्रीज से थे और डेवलप्ड कंट्रीज के लोग थे, और किसी को इस स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन नहीं था। मैंने उसको मीटिंग में कहा, जी मुझे तुमने जो चार्टर दिया है, तुमने कहा क्वालिटी एश्योरेंस करनी है। कहते जी बिल्कुल। मैंने कहा तो इसका मतलब है कि यू जस्ट वांट मी टू चेक हाउ योर प्रोसेसेस व्हाइल यू आर डेवलपिंग द स्टैंडर्ड, हाउ योर प्रोसेसेस आर गोइंग, और उनको अलाइन रखना है, क्या यही काम है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आर यू नॉट कंसर्न अबाउट द फिनिश्ड गुड, द आउटपुट विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, उनको कंट्रोल नहीं करना? अगर कोई चीज मिस प्रिंट हो जाए, कोई गलत बात लिखी जाए और वो कस्टमर तक पहुंच जाए, तो वो तो हमारा मेरा काम नहीं है ना। उसने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल क्वालिटी एश्योरेंस में आपका काम है। मैंने कहा क्वालिटी एश्योरेंस में तो ये डिफाइन नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल भी करनी है। मैंने कहा क्वालिटी एश्योरेंस तो आपके प्रोसेस की है, और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो तो प्रोडक्ट की है। तो तुम मुझे ये कहो कि प्रिपेयर अ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। मैंने कहा उसको ये भी बताया, मैंने कहा देखो बात ये है कि तुम पीएमआई का एक स्टैंडर्ड बना रहे हो, पीएमआई के एक के बेसिक स्टैंडर्ड में ये बात लिखी हुई है कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, और तुम मुझे फिर भी ये बात कह रहे हो कि क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बनाओ। मसला ये था कि उस जमाने में ये इन्वोक था, पूरी दुनिया बस इसी के ऊपर जोर लगा के बैठी थी। अब जाके कहीं चीजें समझ आती, और मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं, और क्वालिटी क्वालिफाइड लोग भी आते रहे हैं, मुख्तलिफ आर्म फोर्सेस से भी लोग आते रहे हैं। मैं एक बात बड़ा हैरान हूं कि एयरफोर्स से जितने भी लोग आते हैं उनका कॉन्सेप्ट A1 फिट है, उनको एग्जैक्टली पता है एश्योरेंस क्या है, कंट्रोल क्या है। मतलब बहुत लोग मुख्तलिफ कोर्सेज में आए गए हैं, और मैं अक्सर ये जिक्र करता हूं कि मैं उनको टेस्ट करता हूं कि नहीं ये बात पता है कि नहीं पता, और उनको डेफिनेटली पता होती है। आई डोंट नो हाउ, कहाँ उनकी ट्रेनिंग में ये चीज उनके अंदर डाल दी गई है, लेकिन दिस इज वेरी मच देयर। और इसके अलावा मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जो सही मानों में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एनीवेज जी, अब जब हम एक क्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसकी हिस्ट्री को समझ गए हैं, और हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर देख लिया कि क्वालिटी का कोई मेथड, प्रोसीजर्स बने होने चाहिए, आईएसओ सर्टिफाई कराएं या ना कराएं, प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। आईएसओ तो यही करा रहा है ना आपसे, आके डॉक्यूमेंट करवा रहा है और कह रहा है कि आप कंसिस्टेंट काम करो। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को खुद अकल हो तो ये काम वो खुद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है, उनको, उनसे हम वैलिडेशन ले लेते हैं कि हाँ जी वाकई आप हमें चेक करके कंफर्म कर रहे हैं कि हम वाकई इसके मुताबिक काम कर रहे हैं, हमने प्रोसीजर बना लिए हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, इस तरह की बातचीत। तो वो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन इस बात की मिलती है। एनीवेज, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं वहां कोई ना कोई क्वालिटी का मैकेनिज्म तो इन्वोक होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट होती होगी, कोई क्वालिटी एश्योरेंस या कंट्रोल की जाती होगी। अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जब प्रोजेक्ट कोई भी रन करेंगे, तो लाजमी बात है कि जो क्वालिटी पॉलिसी या स्टैंडर्ड आपको मिला है, इनहेरिट हुआ है, वो ट्रांसलेट होगा प्रोजेक्ट के अंदर।
क्योंकि वो आप यू आर बाउंड टू यूज द सेम क्वालिटी। बशर्ती का जो एक्सेप्शन बनता है वो सिर्फ ये बनता है कि प्रोजेक्ट की कोई खास रिक्वायरमेंट ना हो कि उसकी क्वालिटी इससे भी बेहतर हो या इससे डिफरेंट हो। ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी से ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स अगर प्रोजेक्ट की हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अलावा उस पर कुछ और लिमिटेशंस क्वालिटी की लग जाएंगी। लेकिन जो भी क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की है वो तो एनीवेज लागू होगी ही होगी। वही प्रोसीजर एश्योरेंस और कंट्रोल का जो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा है वो ये अडॉप्ट कर लेगा। 3 प्रोसेसेस डिफाइंड हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज में। प्लानिंग के अंदर हम क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं जिसके अंदर हम एश्योरेंस और कंट्रोल का सारा मैकेनिज्म डिफाइन कर देते हैं, तरीकाकार बयान कर देते हैं, कैसे चेक होगा, क्या मीट्रिक्स होंगे, प्रोसीजर्स को कैसे नापा तोला जाएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, कंट्रोल कैसे होगा। मगर हमें ये नहीं पता होता, जब भी हम कोई मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि किस चीज की क्वालिटी। जनरल रूल्स हम बना लेते हैं और फिर जब एक्चुअल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से हम उठाते हैं फलाना काम तो फिर कहते हैं अच्छा अब इसकी टॉलरेंसेस निकालो, अब इसकी फलानी चीज निकालो। वो सब चीजें तब डिफाइन होंगी जब एश्योरेंस और कंट्रोल होती है, या जिस वक्त रिक्वायरमेंट गैदर की जा रही है, जब स्कोप बनाया जा रहा है, उस वक्त जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ ही आ जाती हैं, गैदर कर ली जाती हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान सिर्फ ये डिफाइन करता है कि क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल कैसे होगी, उसका तरीका कार क्या होगा, उसमें क्या टूल्स इस्तेमाल होंगे, नापने का क्या तरीका कार होगा, स्केड्यूल्स क्या होंगे, कब कब क्या चीज की जाएगी, और ऑडिट्स कैसे होंगे, इंस्पेक्शंस कैसे होंगी। इस तरह की बातचीत सारी क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में होगी और ये प्लानिंग में बन जाएगा। एग्जीक्यूशन में जब हम जाते हैं तो काम होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में कंसोलिडेट होके स्कोप, टाइम और कॉस्ट की बेसलाइन आ गई है, उसके मुताबिक आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। तो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क है प्रोसेस इंटीग्रेशन का, जो कि एग्जीक्यूशन में एक्चुअल काम करता है। जहां तक बाकी सारे कंट्रोल्स का ताल्लुक है, स्कोप का कंट्रोल, स्केड्यूल का कंट्रोल, कॉस्ट का कंट्रोल, बाकी जितने भी कंट्रोल्स हैं वो तो बैठे हुए हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। और वो क्या देख रहे हैं, जब काम हो जाता है, कोई भी काम जब हो जाता है तो होने के बाद वो उसको कंपेयर करते हैं, उस डेटे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के साथ, और कंपेयर करते हैं क्या होना था, क्या हुआ है और कितना फर्क है, वेरिएंस निकालते हैं। लेकिन क्वालिटी वो वाहिद चीज है जो जिस वक्त प्रोसेसेस हो रही होती हैं उस वक्त क्वालिटी उन प्रोसेसेस, चलती हुई प्रोसेसेस को देख रहा होता है, उनका ऑडिट कर रहा होता है, और अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो यहां से उसको वो एनहांस या इंप्रूव कर सकता है, इसको इजाजत है वो तब्दीली ला सके। वो क्वालिटी, वो चेंज रिक्वेस्ट भी मूव कर सकता है। अगर चेंज रिक्वेस्ट कब मूव होगी, अगर कोई चीज स्कोप, टाइम या कॉस्ट को बदले। अगर ऐसी सूरत हाल है तो क्वालिटी एश्योरेंस चेंज रिक्वेस्ट कर देगा, नहीं तो वो खुद ही उस चीज को इंप्रूव कर लेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान जब बना था उसके साथ हम एक और भी प्लान बनाते हैं जिसका नाम है प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान। जिस वक्त क्वालिटी एश्योरेंस कोई गलती पकड़ता है या उसको कोई रूम फॉर इंप्रूवमेंट नजर आती है तो वहां वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान उठा लेता है और उसके तहत उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करता रहता है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको एनहांस और इंप्रूव करना इस प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान के तहत होगा। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनता है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान बनता है। क्वालिटी एश्योरेंस जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा थी वो एग्जीक्यूशन में काम कर रही होती है, और जब वो कोई गलती देखती है काम के अंदर तो उसको प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान के तहत
इंप्रूव कर देती है और उसको चेंज रिक्वेस्ट करने की भी इजाजत है। ये क्वालिटी एश्योरेंस अपना काम जारी रखेगी। क्वालिटी कंट्रोल क्या कर रही है? क्वालिटी कंट्रोल कंट्रोल में है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। बाकी तमाम कंट्रोल हैं जैसे उनके साथ है, लेकिन इसका काम प्रोसेसेस को देखना नहीं है। बाकी सारे कंट्रोल जो हैं वो प्रोसेस को देख रहे हैं, हो चुकी प्रोसेस को देख रहे हैं कि क्या वो हमारे प्लान के मुताबिक अक्कर हुई या नहीं हुई। मतलब टाइम वाला टाइम के हिसाब से देख रहा है, कॉस्ट वाला कॉस्ट के हिसाब से देख रहा है, स्कोप वाला स्कोप के हिसाब से देख रहा है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल जो है ये क्या देख रहा है? ये प्रोडक्ट को देख रहा है, ये डिलीवरेबल को देख रहा है। और ये ना समझिए कि एंड प्रोडक्ट को देख रहा है, बल्कि हर एक्टिविटी के आउटपुट को का क्वालिटी कंट्रोल होगा। हर चीज जो बन के निकलेगी, हर पुर्जा जो बन के निकलेगा, उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा। और क्वालिटी कंट्रोल इज अ इंस्पेक्शन एंड इट विल चेक दोज टॉलरेंसेस व्हिच वर डिफाइंड। जब स्कोप बना और उसमें क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आई, तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स में हमने टॉलरेंसेस डिफाइन कर दी और अब ये डिफाइंड टॉलरेंसेस इसके पास हैं और वो हर पुर्जे में, हर चीज में उस टॉलरेंसेस को चेक करता है और अगर कोई चीज उन टॉलरेंसेस के मुताबिक पूरी नहीं उतरती, उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर कोई करेक्टिव एक्शन है तो वो बताता है, अगर प्रिवेंटिव एक्शन है वो बताता है, और अगर कोई डिफेक्ट रिपेयर है वो बताता है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल लाजमी बात है कि मेजरमेंट इतनी प्रिसाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी। वो जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो अलॉन्ग विद द मेजरमेंट रिजल्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल के जो मेजरमेंट के रिजल्ट्स हैं और वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो एश्योरेंस वाला भी इस्तेमाल करेगा। ये सब रिजल्ट्स उसको भेज दिए जाएंगे कि भाई इतने डिफेक्ट आए हैं, इस चीज की ये रीडिंग्स थी, ये सब कुछ एश्योरेंस को भेजा जाएगा। एश्योरेंस अभी तक क्या कर रहा था? एश्योरेंस अंधेरे में हाथ मार रहा था, कोई चीज गलत तो नहीं है, पकड़ी जाए तो मैं ठीक कर दूं। कभी इस प्रोसेस को देखता है, कभी उस प्रोसेस को देखता है, कभी किसी सिस्टम के तहत देखता है, कभी रैंडम देखता है, मगर इधर उधर ब्लाइंडली हाथ मार रहा है और कभी कोई चीज गलती कोई पकड़ी भी जाती है। लेकिन अब जब उसे क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से मेजरमेंट्स रिसीव हो जाएंगी तो क्या करेगा? वो देखेगा कि ये क्या गलती आई है, क्या चीज पकड़ी गई है, और ये लाजमी बात है कि मेरे किसी प्रोसेस से ही निकली है। ये इसको वो डिग डाउन करता है, इसका कॉज इफेक्ट निकालता है और देखता है कि ये कौन से प्रोसेस से गलती हो रही है। फिर उस प्रोसेस को जाके पकड़ता है, उस मशीन को जाके पकड़ता है, उस पुर्जे को जाके पकड़ता है और वहां पे उसकी करेक्शन अप्लाई करता है। अब हो सकता है इस पुर्जे की वजह से जो गलती है वो कॉन्स्टेंटली 30-40 गलतियां जा चुकी हों, लेकिन जो ही वो पुर्जा ठीक हो जाएगा, आइंदा से वो गलतियां होनी बंद हो जाएंगी, क्वालिटी कंट्रोल का काम आसान हो जाएगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो यहां से उठाता है। एक और सवाल यहां पैदा होता है कि क्वालिटी के असूल के मुताबिक तो क्वालिटी कॉन्टिन्यूस इंप्रूव होते रहनी चाहिए, प्रोसेसेस की क्वालिटी कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव हो, तो प्रोजेक्ट तो कॉन्टिन्यूस नहीं चलता, प्रोजेक्ट ने तो खत्म हो जाना है। तो ये क्या कैसे मुमकिन है कि एक इन्फिनिट साइकिल चल रही है प्रोजेक्ट के अंदर? इसका जवाब ये है कि हमने क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस डिफाइन कर दी हैं। जब हमें उस लेवल की क्वालिटी अचीव हो जाएगी, अगर उस लेवल की क्वालिटी अचीव नहीं है तो हम इंप्रूव करेंगे। जब वो क्वालिटी उस लेवल की अचीव हो जाएगी तो हम मजीद इंप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि मजीद इंप्रूव करना गोल्ड प्लेटिंग में आ जाता है। इसको हम करते जाएं तो खर्चा बढ़ता जाएगा और हम प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर निकल जाएंगे, तो हम वहां मजीद इंप्रूवमेंट रोक देंगे। जो ही हमारे मकासद अचीव हो गए, हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई, तो अब हम साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और हम कंट्रोल करके और क्लोजिंग की तरफ चले जाएंगे। तो ये तीनों प्रोसेस को मैंने ब्रीफली आपके सामने रखा। अब जनाब इस सारी गुफ्तगू की रोशनी में हम देखते हैं कि PMBOK क्या कहती है। Project quality management includes the processes and activities
of the performing organization that determine quality policies, objectives and responsibilities so that the project will satisfy the needs for which it was undertaken. तो मतलब ये है कि प्रोजेक्ट को जो इनहेरिटेंस मिल रही है, जो प्रेसिडेंस मिल रही है, वो मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसीज की वजह से, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, और फिर वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन करता है कि कैसे वो इन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए हमें पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करना है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, द ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड as appropriate it supports continuous process improvement activities as undertaken on behalf of the performing organization। दो तीन बातें आ गई। एक तो उसने ये कहा कि प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के काम करना है, दूसरा उसने कहा ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिलेगा, तीसरा उसने कहा कि जिस हद तक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की जा सकती है प्रोजेक्ट के अंदर उतनी की जाएगी। Quality management works to ensure that project requirements, including product requirements, are met and validated। तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना मतलब क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि असल में यहाँ जो वैलिडेटेड का लफ्ज है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वैलिडेट स्कोप करता है, स्कोप का कंट्रोल जो है वो हतमी तौर पे प्रोडक्ट को वो वैलिडेट करता है, यूजर एक्सेप्टेंस वहां होती है। तो क्वालिटी का काम, जो क्वालिटी कंट्रोल आखिरी स्टेप है ना हमारा, उसका बुनियादी तौर पे काम है कि वो प्रोडक्ट को या डिलीवरेबल को वेरीफाई करते कि ये क्वालिटी में ठीक है। जो चीज क्वालिटी कंट्रोल से पास हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, वो स्कोप कंट्रोल के पास जाती है, स्कोप वैलिडेशन, वैलिडेट स्कोप के पास जाती है, और वैलिडेट स्कोप जो है वो उसकी यूजर एक्सेप्टेंस करके उसको वैलिडेट कर देता है, और जब वो पास हो जाता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेड डिलीवरेबल। ये जनाब क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान आपकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करेगा, स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करेगा प्रोजेक्ट के लिए और उसके डिलीवरेबल्स के लिए, और डॉक्यूमेंट करेगा प्रोजेक्ट को, विल डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। कैसे ये कंप्लायंस अचीव की जाएगी, लाजमी बात है थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल बोथ। तो दोनों चीजें विल बी अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। एश्योरेंस में ऑडिटिंग की जाएगी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स की, एंड द रिजल्ट्स फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट जो हुई है उसके रिजल्ट की रोशनी में प्रोसेस को इंप्रूव किया जाएगा, टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस आर यूज्ड। क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगा? ये मॉनिटर और रिकॉर्ड करेगा रिजल्ट्स को जो फिजिकल डिलीवरेबल के हैं, executing the quality activities to assess performance and recommend necessary changes। Change request quality control भी कर सकता है, quality assurance भी कर सकता है। Quality assurance from processes point of view और quality control from deliverable point of view। Quality management addresses management of the project and the deliverable of the project. It applies to all projects regardless of the nature of their deliverables। Quality measures and techniques are specific to the type of deliverables being produced by the project. Different approaches and measures could be used differently on different projects। मतलब कैसे नापना और तोलना है ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करेगा। आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से उतने लेवल की प्रिसीजन की हमें मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, उस तरह के टूल्स और टेक्निक्स चाहिए होंगे। अगर हम उन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में नाकाम हो गए, there will be serious negative consequences for any or all of the project stakeholders। आपके स्टेक होल्डर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट बाय ओवरवर्किंग। हम जनाब कहेंगे जी कस्टमर जो कह रहा है उसकी पूरी करते रहो ख्वाहिशात, तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा हुआ है, कस्टमर कहता है इसमें ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, वो अगर ये एक्सेप्ट करती रहेगी चेंजेस को साथ साथ विदाउट एनी चेंज रिक्वेस्ट, तो ओवरवर्क हो जाएगी टीम
प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय एट्रिशन बढ़ जाएगी और एरर्स और रीवर्क ज्यादा आएगा। इसका मतलब है हमें अच्छा कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। हम इनकार नहीं कर रहे चेंज रिक्वेस्ट से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसका कोई कंट्रोल का प्रोसीजर हो। ओवरवर्क नहीं करना लोगों को और नामुमकिन का वादा भी नहीं करना। कोई हद रखें, कोई डिफाइन करें कौन क्या क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की क्वालिटी के हवाले से। मीटिंग प्रोजेक्ट स्केड्यूल ऑब्जेक्टिव्स बाय रशिंग प्लान क्वालिटी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जी हम कहने को तो क्वालिटी डिजाइन कर लेते हैं अपने प्लान के अंदर, लेकिन जब काम करने की बारी होती है आप कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी के चक्कर में जो चीज सबसे पहले और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस होती है वो क्वालिटी है। अनडिटेक्टेड एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाते हैं, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये तो खैर मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ है नादरा में, जब हम ये कार्ड्स आईडी कार्ड्स का काम कर रहे थे तो प्रोजेक्ट था 3 साल का, मुशर्रफ साहब ने कहा 6 महीने में कंप्लीट करो। अब फौजी को भी क्या समझा सकता है, 6 महीने में कंप्लीट करें जी 3 साल का काम। जितने क्वालिटी चेक्स रखे हुए थे वो हमने रखे थे, बीच में थे, वो इंतजाम था सारा। करना क्या पड़ा, पहली बात तो ये काम को 3 शिफ्टों पे शिफ्ट करना पड़ा। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें, 24 घंटे काम होता था। इससे हमने उस 3 साल को रिड्यूस करके 1 साल पे तो इस तरह से हम ले आए। और जब दबाया गया इसको तो फिर क्वालिटी सेक्रीफाइस होना शुरू हो गई। अब क्या था कि जो क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, जिन्होंने वो काम करना था, उनको वो काम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि काम इतना तेजी के साथ हो रहा था कि वो मतलब मिसाल के तौर पे एक आदमी 10 आदमियों को देख रहा है, उसने 3 आदमियों को देखना था, वो 10 आदमियों पर नजर नहीं रख सकता, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करेगा। क्वालिटी कंट्रोल जो सारे रिजल्ट्स डाटा आता था उस सारे को उसने चेक करना था, अब वो सारे को चेक नहीं कर रहा, वो बीच में से स्किप कर रहा है। और फिर जल्दी के चक्कर में हर लेवल के ऊपर लोगों ने डॉजिंग शुरू कर दी, क्योंकि उनको इस बात से इंटरेस्ट था कि जी हम ज्यादा फॉर्म्स या आईडी कार्ड्स का डाटा भरेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चेक कौन कर रहा है, क्वालिटी तो कोई चेक ही नहीं हो रही। उन्होंने गन मन भरना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि उस जमाने में जब नए नए कार्ड इशू होना शुरू हुए तो उस वक्त ऐसे कार्ड भी आए जिनमें गालियां लिखी हुई थी, गलत डाटा लिखा हुआ था। गलत डाटा तो आज भी मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर लोगों ने गालियां तक भरी हुई, लिखने के बजाय, नाम पता लिखने के बजाय गालियां लिखी हुई। और उसका एक और बड़ा फ्लॉ ये था कि जब कार्ड प्रिंट होना था, हमारा एक आखिरी क्वालिटी का चेक था कि कोई भी कार्ड चेक होने से पहले, प्रिंट होने से पहले एक दफा उसका डाटा चेक करेगी प्रिंटिंग वाली कंपनी, और अगर इस तरह की कोई फ्लॉ आता है तो उसको दूर करेगी। जल्दी के चक्कर में वो भी एक बहुत बड़ा गेम हुआ कि मुशर्रफ साहब ने कहा जी फौजी फाउंडेशन करेगी ये काम, और फौजी फाउंडेशन को सारी ताकत दे दी गई इस काम को करने की। फौजी फाउंडेशन ने ख्वाहिश का इजहार किया कि जी ये चेक हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ना करें। वो ना करने की वजह से वो सारे कार्ड गलत छपे, और इनाम के तौर पे फिर ये हुआ कि जो हम लोग मैनेज कर रहे थे सारा सिस्टम, हम सबको निकाल बाहर किया गया और फौजी फाउंडेशन का जो इंचार्ज था सलीम मोइन, उसको चेयरमैन बना दिया गया। तो ये तो हमारे मुल्क की खूबसूरतियां हैं, जिस तरह से हम क्वालिटी का बेड़ा गर्क करते हैं। तो एग्जैक्टली देखें, स्केड्यूल को कंप्रेस करना कोई बुरी बात नहीं है, हो जाता है, मजबूरी हो जाती है, लेकिन उसके साथ कुछ अकल को हाथ मारने की जरूरत होती है। हमें चीजों को, क्वालिटी के कंट्रोल्स जो रखने चाहिए वो हमें और ज्यादा रिजिड बनाने होंगे, और ज्यादा जबरदस्त चेक बनाने होंगे। द सेम मैकेनिज्म जो कि 3 साल के लिए बनाया गया था वो 6 महीने के लिए सेम नहीं हो सकता। दैट हैड टू बी रिवाइज्ड। और माइक्रो मैनेज जब आप चीजों को करेंगे तो चीजों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप डेलीगेशन करें, आप अगले बंदे को जिसका इंचार्ज बनाया है काम का, उसको करने दें अपना काम। हर चीज के अंदर आप उसको प्रेस करने की जब कोशिश करेंगे तो प्रोजेक्ट, एक हद होती है ना जी, एक सैचुरेशन लेवल होता है जिसके बाद जाके चीजें गड़बड़ करना शुरू कर देती हैं। आप एक ग्लास में शुगर उतनी घोल सकते हैं जितनी घुल सकती है उसमें,
जब उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगी तो चीनी उसके नीचे खड़ी हो जाएगी, वो मजीद हल नहीं होगी। तो हम उसको, उसके जो टॉलरेंस लेवल है, हम चीजों को उससे ज्यादा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जी क्वालिटी और ग्रेड का। क्वालिटी और ग्रेड का भी अंदाजा होना चाहिए। हम इसको भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी को ग्रेड कह देते हैं, ग्रेड को क्वालिटी कह देते हैं। मैं आपको इसका फर्क बता देता हूँ। क्वालिटी जो है वो है द डिग्री टू विच a set of inherent characteristics fulfill the requirements। क्वालिटी क्या है जी, कि आप जो चीज बना रहे हैं वो कितनी आला है, वो कस्टमर की ख्वाहिशात के किस हद तक मुताबिक है। और ग्रेड ये है कि जो चीज आप बना रहे हैं उसमें कितने फंक्शंस हैं, कितने ज्यादा फंक्शनैलिटी है उसके अंदर। आप कहते हैं जी मेरा मोबाइल है, फोटो भी खींच सकता है, वो जनाब फोन भी कर सकता है, उसमें गेम भी है, उसमें ये भी है, वो भी है, अलार्म भी है, जायरोस्कोप भी है, जीपीएस भी है। ये जो फंक्शनैलिटी है बहुत ज्यादा, ये उसकी हाई ग्रेडेबिलिटी शो करती है। हाई ग्रेड आइटम है जी, इसमें बहुत से फंक्शन है, हर फंक्शन की कोई क्वालिटी होगी। अगर फंक्शंस की क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो हाई ग्रेड आइटम लो क्वालिटी का होगा। So there could be high grade low quality items, low grade low quality items, high grade high quality items। तो इस तरीके के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। अब जैसे ये चाइना का मोबाइल है, वो जनाब दुनिया की हर कैपेबिलिटी उसके अंदर है, हर फंक्शन उसके अंदर डाल दिया उन्होंने, बल्कि उसके साथ एक एंटीना बना के टीवी और रेडियो भी डाल दिया उसके अंदर, मल्टीपल सिम्स भी डाल दी उसके अंदर। लेकिन उसके फोन की रिसेप्शन क्वालिटी का बेड़ा गर्क है, उसकी जो आप वीडियो देखते हैं उसका बेड़ा गर्क है, उसका जो कैमरा है उसकी तस्वीर बहुत ही पुअर क्वालिटी की है। कहने को वो 8 MB का कैमरा लगा हुआ है, लेकिन क्वालिटी उसकी कुछ भी नहीं है, स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो उन्होंने क्वालिटी कम कर दी। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानियों टाइप के लोगों के लिए बनाओ, इन लोगों का पेट भर जाएगा इससे। तो लाजमी बात है कि अगर मुझे सैमसंग का या एप्पल का फोन जो है उस ग्रेड के साथ हाई क्वालिटी का आइटम जो है वो मुझे 1 लाख 1.5 लाख का मिलता है, तो मुझे क्या तकलीफ है कि मुझे 12,000 का एक फोन वो सारे फंक्शन सारे ग्रेडेबिलिटी दे रहा है, तो मुझे क्वालिटी की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मैं कहूंगा यार 10,000 का तो लिया है, खराब हो गया तो फेंक दूंगा। ये स्ट्रेटजी है चाइना की, जो जो बल्क में चीजें वो बना बना के मार्केट में फेंक रहा है और पूरी दुनिया में हर जगह फेंक रहा है। आपको मैं ये बात बता दूं कि इवन अमेरिका को जो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी का आइटम दे रहा है वो भी थोड़ा सा उनके मिजाज के ऐन मुताबिक नहीं है। यही वजह है कि वहां पे कुछ आवाजें अब उठना शुरू हो गई। मसला ये हुआ कि चूंकि इन्होंने तकरीबन उसके नियर क्वालिटी दे के और कीमत बहुत ही कम करके पूरी दुनिया में मार्केट कैप्चर कर ली, और उस मार्केट कैप्चर करने की वजह से सारी इंडस्ट्री जो हाई क्वालिटी का माल बना रही थी और महंगा माल बना रही थी, लाजमी बात है हाई क्वालिटी होगा तो महंगा होगा, हाई क्वालिटी का महंगा माल बना रही थी, वो बंद हो गई। बहुत सारी कंपनियां मुकम्मल तौर पे बंद हो गई, पैक हो गई, और अब चाइना का माल ही नजर आएगा आपको हर जगह। अब जब इन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली और दूसरा कंपटीटर मार्केट से हट गया, अब इन्होंने अपनी क्वालिटी और गिरानी शुरू कर दी। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अभी मतलब मैंने वो मदर के लिए व्हील चेयर लेनी थी, मैं गया मार्केट में पूछने के लिए, जहां पता करो चाइना की चाइनीज माल अवेलेबल है, गंदा बना हुआ बुरा। मैंने कहा यार एक बड़ी जबरदस्त किस्म की मोटराइज्ड और ऐसी कहाँ कहाँ से जर्मनी से और कहाँ से बन के आती थी, वो नहीं आती। उन्होंने कहा थी वो तो फैक्ट्रियां ही बंद हो गई, वो आप कहाँ की बात करते हैं, पाकिस्तान आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर कोई चीज इस तरह की पाकिस्तान आएगी तो वो इतनी ज्यादा महंगी होगी कि वो हमारी कुव्वत खरीद से बहुत आगे निकल गई। ये जनाब क्वालिटी और ग्रेड की बात है। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से कोशिश यही करेंगे कि हम हाई क्वालिटी हाई ग्रेड दे सकें।
अगला पॉइंट है जी, ये वही हाई क्वालिटी हाई लो ग्रेड और लो क्वालिटी हाई ग्रेड की बात जो हमने पहले की है। अगला पॉइंट है जी प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। प्रिसीजन एग्जैक्टनेस का मेजर है, एक्यूरेसी करेक्टनेस को असेस करने का तरीका है। लेट अस सी दिस ऑन दिस। अगर मैं एक डायमेंशन में एक्यूरेसी रखूं और दूसरी डायमेंशन में प्रिसीजन रखूं, तो आप ये देखते हैं प्रिसीजन हाई होने का मतलब है कि आपकी कंसिस्टेंसी है, आप जो काम करते हैं भले बुरा करते हैं लेकिन या अच्छा करते हैं मगर एक जैसा काम जरूर करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जी? प्रिसीजन कंसिस्टेंसी को शो करता है। सारी गोलियां निशाने पे लगें या दूर, निशाने से दूर लगें, लेकिन लगेंगी एक ही करीब करीब, ये प्रिसीजन है। और एक्यूरेसी है कि चीजें एग्जैक्टनेस का असेसमेंट है ये, कि आपकी चीजें टारगेट पे जा रही हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक जा रही हैं कि नहीं जा रही। अगर मैं कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक जा रहा हूं लेकिन प्रिसीजन नहीं दे रहा, कस्टमर में एक्सेप्ट। मगर अगर मैं एक्यूरेसी भी दे रहा हूं, कस्टमर की ख्वाहिशात के एन मुताबिक और हाईली कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम क्वालिटी। ये हमारी प्रोडक्ट से डिजायर्ड है कि हम हाई क्वालिटी, हाई प्रिसीजन, हाईली एक्यूरेट आइटम प्रोड्यूस करें। आईएसओ की मैं बात पहले कर चुका हूं, फिलॉसफीज भी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस को मैं एक दफा देख लेते हैं। पहली बात, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा बेसिक आइटम है। इसको कस्टमर को समझना, मैनेज करना, इन्फ्लुएंस करना, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को हमारा मकसद है मीट करना या एक्सीड करना। हम उससे कम तर पे गुजारा नहीं कर सकते। प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन है थानेदारी, क्वालिटी कंट्रोल पे जोर। क्वालिटी कंट्रोल पे जोर, क्वालिटी कंट्रोल जरूर करें, लेकिन उस गलती को होने के इम्कान को खत्म करना, उस गलती को प्रिवेंट करना, मतलब ऑडिट के थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस की वजह से हम गलती के इम्कान को कम कर देते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंशन, इंस्पेक्शन को प्रिवेंशन से बेहतर समझा जाए और प्रिवेंशन न की जाए और इंस्पेक्शन की जाए, तो फिर वही बात होगी कि शायद मार्केट में हमारी रेपो ना खराब हो, क्योंकि मार्केट में कोई गलत माल नहीं जा रहा, लेकिन आपका जो रिजेक्टेड माल है उसके अंबार के अंबार लग जाएंगे। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने कहा, मैंने कॉन्सेप्ट वालों को कहा कि मैं आपकी मैनेजमेंट से बात करना चाहता हूं और आपको संभालना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वालिटी आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी टीम की जिम्मेदारी नहीं है, आपके मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग अगर वाकई ऑनेस्टली ये चाहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करें, आप उसके लिए फिर पैसा भी खर्च करने को तैयार होंगे, लोगों को भी ट्रेन करने को तैयार होंगे, लोगों से एक्सपेक्टेशन भी वही रखेंगे, तो वही एक्सपेक्टेशन हम आगे लेके जाएंगे लोगों के पास। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि क्वालिटी को समझे और क्वालिटी के को अचीव करने के लिए जितनी फंडिंग और रिसोर्सेज अवेलेबल करनी है वो करें। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का साइकिल होता है जो डेमिंग साइकिल है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। हर काम को, हर प्रोसेस को, भले वो प्रोजेक्ट हो या आम कोई ऑपरेशन का प्रोसेस हो, आम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस हो, पहले हम प्लान करते हैं हर चीज को, फिर उसके मुताबिक काम करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या हुआ, फिर उसमें करेक्शन अप्लाई करते हैं, एक्ट करते हैं, और इस तरह बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस वी इंप्रूव समथिंग। जब हम दोबारा इस साइकिल में जाएंगे तो वी विल इंप्रूव इवन फर्दर एंड दिस विल गो ऑन फॉर एवर। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जिक्र पहले हमने किया। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में मैंने कहा था कंफॉर्मेंस और नॉन कंफॉर्मेंस की कॉस्ट है। मैं इन चीजों को भी आगे आपके साथ डिस्कस करता हूं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में जैसे गलबन आबिद ने कहा था, किसने कहा था, फिटनेस फॉर यूज। कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और फिटनेस फॉर यूज होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो और जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो काम करती हो, तो चीज क्वालिटी की है। क्वालिटी शुड बी प्लान, डिजाइन एंड बिल्ट इनटू, नॉट इंस्पेक्टेड। मतलब इसको केयरफुली प्लान, डिजाइन और बिल्ड करने की जरूरत है, सिर्फ थानेदार बैठाने की जरूरत नहीं है कि आखिर में चेक करो ठीक होता है कि नहीं होता।
Cost of preventing mistakes is generally much less than cost of correcting mistakes. तो ये दो बातें ध्यान में रखिए तो आपको ये प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन क्लियरली समझ आता है। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया प्लान डू चेक एंड एक्ट का साइकिल है और इसकी बुनियाद के ऊपर पूरी क्वालिटी की इमारत खड़ी है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बड़ा फेमस टॉपिक है, सब्जेक्ट है, एमबीएज में पढ़ाया जाता है। ये सारे के सारी इमारत इस पीडीसीए के ऊपर खड़ी है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर खड़ी है। सिक्स सिग्मा, लीन सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट आजकल मार्केट में है, ये सब के सब इस पीडीसीए साइकिल के ऊपर खड़ा है। कॉन्टिन्यूसली यूज्ड कॉमनली यूज्ड प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉडल जो हैं, इसमें जो मशहूर मॉडल्स हैं मैलकम ब्रिज का है, पीएमआई का जो मैंने कहा था ना आपको, जिस स्टैंडर्ड पे मैं काम कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल, इस पे मैंने काम किया था, और सीएमएमआई कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड, ये दो तीन इसके इंप्रूवमेंट के मॉडल्स हैं। मगर यही नहीं कि यही मॉडल्स हैं, और भी हैं, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मॉडल्स हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कामयाबी की, और मैनेजमेंट को जिम्मेदारी अपनी समझनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उसके मुताबिक एडिक्वेट रिसोर्सेज और कैपेसिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि वो क्वालिटी उसके हिसाब से लाई जा सके। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में हमने जो पैसा क्वालिटी की वजह से या क्वालिटी के ऊपर खर्च करना है, वो मेरी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में दो चीजें हैं। ओके, यहां नहीं दिया हुआ, ओके, वो आती है आगे, मैं आपको उधर भी बताता हूं। प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट हमारा पहला प्रोसेस था जिसके अंदर हमने क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया और उनके हिसाब से हमने अपनी गाइडलाइंस, गाइडेंस, डायरेक्शन वगैरह बनाया, सारे काम कैसे करने हैं, तरीकाकार हमने यहाँ पे वजह किया और यहाँ पे हमने क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाया और प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान भी बनाना है हमने। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान ये डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहती है। इट डिस्क्राइब्स हाउ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम प्लान्स टू मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स सेट फॉर द प्रोजेक्ट। Project cost will be planned, structured and controlled. Cost management processes and their associated tools and techniques are documented in the cost management plan. तो वो सारी कॉस्ट के हवाले से, टाइम के हवाले से वो सब चीजें वो वहां पे होंगी, लेकिन क्वालिटी इन सबको ओवर करेगी। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के प्रोसेस के अंदर हमें इनपुट के तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान चाहिए, स्टेक होल्डर, क्योंकि स्टेक होल्डर कस्टमर एक्सपेक्टेशन को देखना है ना जी, स्टेक होल्डर रजिस्टर चाहिए, रिस्क अगर कोई हैं वो भी मुझे जानने होंगे, रिस्क रजिस्टर चाहिए, रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट चाहिए जहां पर हमारी फंक्शनल और क्वालिटी रिक्वायरमेंट दी गई हैं, और एंटरप्राइज नॉमिनेटर और प्रोसेस एसेट्स चाहिए। यहाँ पे हम जहां कहीं भी टूल्स की बात मैं करता हूँ, जहां कहीं भी हम कोई डिसीजन करते हैं तो हम उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैंने कॉस्ट में आपको पढ़ाया था, वो जो चीजें थी नेट प्रॉफिट और आईआरआर और एनपीवी और वो सब, वो चीजें हम हर डिसीजन में लेंगे। सिर्फ वो पूरी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होता, किसी भी डिसीजन के लिए हो सकता है। तो क्वालिटी के डिसीजन में भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 7 टूल हैं क्वालिटी के जो इसने बंडल करके एक चीज बना दी है, 7 बेसिक क्वालिटी टूल, ये भी आपको दिखाता हूँ। बेंच मार्किंग है टूल इसमें, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वालिटी के टूल्स हों तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मीटिंग्स कर सकते हैं। ये मैं डिफाइन करता हूँ, लेकिन आउटपुट देख लीजिए, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान आउटपुट में है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान आउटपुट में है, क्वालिटी के मैट्रिक्स मेजर कैसे की जाएगी, क्वालिटी की चेकलिस्टें और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट भी यहां होंगे। इनपुट्स में तो खैर कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है, टूल्स की तरफ चलते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी क्लियर है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंक्लूड ऑल कॉस्ट इनकर्ड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट बाय इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंटिंग नॉन कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, अप्रेजिंग द प्रोडक्ट or service for conformance to requirements and failing to meet requirements। जितना खर्चा हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स में आना है या नुकसान की सूरत में हमें बर्दाश्त करना पड़ना है, वो सब खर्चा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है।
और इसको हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस में भी फर्दर दो चीजें हैं। ये है कि प्रिवेंशन की कॉस्ट है, या फॉर दैट मैटर कंफॉर्म करने की कॉस्ट है कि हम क्वालिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें प्रिवेंशन कॉस्ट में आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते हैं, फिर आप इक्विपमेंट अगर कोई इस काम के लिए लेते हैं, सही टाइम पे काम करने की कोशिश करते हैं, ये सारे पैसे जो लगते हैं इस काम में, इसको हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। फिर अप्रेजल कॉस्ट है कि जो हम बाहर से ऑडिटर्स को या इंस्पेक्टर्स को एक्सटर्नल से बुलाते हैं कि आके हमें देखो, हमें चेक करो, हमारी गलतियां बताओ, टेस्टिंग करवाते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लॉस होते हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको पे तो करना है ना, तो ये हम अपनी बेहतरी के लिए एक इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, तो अप्रेजल कॉस्ट है, ये असेस करने के लिए है कि हमारी क्वालिटी कैसी। ये दोनों कॉस्टें मिलाएं तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस बनती है, एंड दिस इज द मनी स्पेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट टू अवॉइड फेलियर्स। दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस, के जो चीजें गलतियों की वजह से गलत बन गई हैं प्रोडक्ट की सूरत में, वो उनकी वजह से क्या नुकसान होगा। दो नुकसान किस्म के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल है गलती पकड़ी गई, हमारे क्वालिटी कंट्रोल वालों ने गलती पकड़ ली और अब इसको ठीक करना पड़ेगा, तो रीवर्क करना पड़ेगा, और अगर ठीक नहीं हो सकती तो स्क्रैप होने का नुकसान। अगर एक्सटर्नल फेलियर है, और ये मतलब कहने का ये है कि ये गलती क्वालिटी कंट्रोल ने ना पकड़ सका और ये निकल के मार्केट चली गई, तो आपके प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तो कस्टमर आपके साथ क्या सलूक करेगा। फेलियर्स कस्टमर जो फाइंड करेगा वो आपके ऊपर लायबिलिटीज आ जाएंगी, वारंटीज आ जाएंगी, कस्टमर नाराज हो जाएगा, यू विल लूज द बिजनेस। सो मनी स्पेंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर्स। अब इन दोनों कॉस्टों के दरमियान आपने बैलेंस क्रिएट करना है। डोंट स्पेंड ऑल द मनी ऑन वन साइड। आपको इसको इस तरीके के साथ बैलेंस करना है कि उस नॉन कंफॉर्मेंस के बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, एक भी गलती अगर बाहर निकल गई, उसको आपने इंश्योर करना है कि वो उसको कैसे हैंडल किया जाए, कितना पैसा उसके लिए रखा जाए और कंफॉर्मेंस के लिए कितना पैसा रखा जाए। और इसके अलावा ये भी ध्यान में रखिएगा कि क्वालिटी पे हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट से ज्यादा खर्चा तो नहीं कर सकते ना। इनडेफिनेट या इनफिनिट तो अवेलेबल नहीं है, तो हम ये भी डिटरमिन करेंगे कि क्वालिटी के कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। फिर जी 7 टूल्स हैं, उन 7 टूल्स में ये चीजें हैं, कॉज इफेक्ट है, फ्लो चार्ट है, चेक शीट्स हैं, परीटो है, हिस्टोग्राम है, कंट्रोल चार्ट्स हैं, स्कैटर डायग्राम्स हैं। कॉज इफेक्ट क्या है, ये सारे डायग्राम्स की जनरली शक्ल है, मैं एक एक को लेके चलता हूं। कॉज इफेक्ट डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। कॉज इफेक्ट में हम किसी चीज के इफेक्ट को देख के उसकी काजेस को फाइंड करने की बैकवर्ड ट्रैकिंग, या जिसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं कि यार ये फॉल्ट आई है तो आई क्यों है, उसकी रीजन फाइंड करो। उसके लिए ये भी डेमिंग का स्टूडेंट ही था, इसका नाम था इशिकावा, उसने ये बनाया डायग्राम, या ये मॉडल बनाया, और इसको इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, इसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं, इसको फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल एक मछली के ढांचे से मिलती जुलती है। बीच में रीढ़ की हड्डी है और बाकी उसके कांटे लगे हुए हैं। तो जो आपका डिफेक्ट है वो रीढ़ की हड्डी है, और ये डिफेक्ट किन वजूहात से आ सकता है आप उनको कैटेगराइज कर लें। जो जो पॉसिबल डिफेक्ट कॉजेज हो सकती हैं, पॉसिबल कॉज की कैटेगरीज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जो भी कोई डिफेक्ट आएगा मैं देखूंगा कि क्या वो मटेरियल की वजह से आया है, मेथड की वजह से आया है, मशीन, टाइम, एनर्जी, किस वजह से है। और ये कैटेगरी कोई पहले से बनी नहीं हुई, आप अपनी भी बना सकते हैं। उसके बाद फर्ज करें आपको पता चल गया कि यार ये मटेरियल का फॉल्ट है, फिर मटेरियल के अंदर कांटे निकालना शुरू करते हैं कि मटेरियल में कौन से वाले मटेरियल का फॉल्ट है। जब वो पता चलता है फिर आप उसके अंदर मजीद करते करते आप अल्टीमेटली
उसकी कोर कॉज तक पहुंच जाते हैं, और अगर आपको कोर कॉज का पता चल गया है तो आप यहाँ पे उसे फिक्स कर लें। ये उसने थोड़ा सा खोल के दिखाया हुआ है कि फर्ज करें आप होटल रिजर्वेशन में एरर आ रहा है और आपने ये फाइंड किया कि ये एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? उसने कहा जी नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस है। उसने कहा जी फॉर्मल रिक्वायर्ड फॉर्मल फुटवियर है, कदमों की चाप की आवाज आती है जिससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, लाइटिंग जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। फिर उसने कहा जी अच्छा फॉर एग्जांपल नॉइज एंड डिस्ट्रक्शन है तो क्यों है? उन्होंने कहा जी लॉबी का लेआउट ही ऐसा है। अच्छा अगर लॉबी का लेआउट ऐसा है तो क्यों है? उन्होंने कहा जी वो इनसफिशिएंट साउंड प्रूफिंग की वजह से। इसका मतलब है कि आप अब उस जड़ तक पहुंच गए हैं। अगर यही प्रॉब्लम है नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन, तो गालिबन आपको साउंड प्रूफिंग करने से इसका हल मिल जाएगा। अपने मसले को यहां से आप रिजॉल्व करें। फिर जनाब आपका अगला टूल आता है फ्लो चार्ट। मेरा ख्याल है फ्लो चार्ट से तो आप सब वाकिफ होंगे। प्रोसेसेस को जब हम क्या कहते हैं मैप करते हैं, हम कहते हैं पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, और बीच में डिसीजन पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे ये डायमंड बीच में आपको ओके लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप कहते हैं कि बिल्स फॉर शिपर आएगा, अगर ओके हुआ तो प्रिपेयर पे अथोराइजेशन, नहीं तो प्रिपेयर लेटर ऑफ डिस्प्यूट। तो इस तरीके के साथ हम शुरू से लेके एक प्रोसेस को आखिर तक डिफाइन करते हैं। सारे पाथ डिफाइन हो जाते हैं कि कैसे हम स्टार्ट टू एंड तक पहुंचेंगे। यहाँ ये भी एक अच्छा तरीका है प्रोसेस के अंदर ढूंढने का कि कौन सा वाला प्रोसेस है जहां गड़बड़ हो रही है। मैं फ्लो चार्ट के हिसाब से चलना शुरू कर दूं और हर प्रोसेस को इंस्पेक्ट करता जाऊं, और मुझे अल्टीमेटली जो फॉल्टी प्रोसेस है उसका पता चल जाएगा। फिर जनाब आपके चेक शीट्स हैं, आप चेक लिस्टें बना लेते हैं कि जनाब ये आइटम चेक करने हैं। ये आप हिस्टोरिकल डाटा से भी बना सकते हैं, पुराने प्रोजेक्ट से भी बना सकते हैं, या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कोई चेक शीट दी गई हो या कस्टमर की तरफ से दी गई हो। उसकी रोशनी में हम चीजों को जब एक प्रोडक्ट मेरे पास आता है तो मैं उसको टिक करता जाता हूँ कि हाँ भी फलानी कंफॉर्मेंस है ओके, फलानी है ओके, फलानी नहीं है। इस तरीके के साथ मैं चेक शीट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हिस्टोग्राम जैसे हमने शायद पहले पढ़ा था टाइम के अंदर कि परपेंडिकुलर बार्स होती हैं, उनको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर बार्स, मिसाल के तौर पे आपने कोई डिफेक्ट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, आपने ये फाइंड किया कि 5 किस्म की गलतियां हो रही हैं, 22 इवेंट्स आपको इनसफिशिएंट टाइम के मिले, 3 इवेंट आपको मैनेजमेंट डायरेक्शन के मिले, 30 प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के, 3 सिस्टम फेलियर के और 16 ट्रेवल के। इसका मतलब है कि अगर मैं इस 22 के हिसाब से लाइन लगाऊं तो ये बार इस तरह की बनेगी, और इस तरह जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आए हैं उतनी उतनी बड़ी बार्स बन जाएंगी। इस चार्ट को, इस हिस्टोग्राम को देख के वाजे तौर पे कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, सबसे छोटा प्रॉब्लम कौन सा है। तो ये थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया और बेहतर आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी कि जनाब कौन सा डिफेक्ट ज्यादा बड़ा आ रहा है। इसी का एक शाखसाना है, उसको कहते हैं परीटो चार्ट। इसी डायग्राम को अगर मैं रीऑर्डर कर दूं इस तरह के साथ कि सबसे ज्यादा अक्कर होने वाला जो फॉल्ट है वो सबसे पहले नजर आने लग जाए, तो उसको हम कहेंगे परीटो चार्ट, परीटो डायग्राम। ये जो सबसे ज्यादा प्रोसेस डॉक्यूमेंट था, सबसे ज्यादा अक्कर हो रहा था, 30 थे इसके, उसको हमने इधर रख लिया। उसके बाद 22 वाला था, उसको इनसफिशिएंट टाइम, उसको हमने अगले रख लिया, और इस तरह बड़े से छोटे की तरफ चले। और ये कमुलेटिव इसका टोटल है 30 जमा 22 52, 52 जमा 16 68, जमा 3 71, जमा 3 74। और ये फिगर कमुलेटिव वाले हैं, अगर उसका भी ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो इस तरह का बनेगा। ये क्या शो कर रहा है? परीटो लॉ में आपको बता देता हूं। परीटो लॉ है कि 80% प्रॉब्लम्स 20% सोर्स से होती हैं। मतलब अगर मेरे पास 100 प्रॉब्लम्स हैं और मैं उन 100 प्रॉब्लम्स को डिवाइड करूं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो 20% ऑफ कैटेगरीज विल ऑलमोस्ट एड्रेस 80% ऑफ प्रॉब्लम्स। आप ये देखें ना,
मतलब नॉट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रूल नहीं है, लेकिन 74 प्रॉब्लम्स थी आपकी टोटल, जिनमें से 30 प्रॉब्लम तो ये एक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन ही की है। मतलब स्टेट अवे कोई 50% से के करीब तो सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या चीज पहले फिक्स करनी चाहिए, मैनेजमेंट डायरेक्शन या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन? इससे मुझे ये अंदाजा होता है परीटो से कि जो चीज सबसे ज्यादा काज कर रही है प्रॉब्लम, मतलब अगर मैं ये प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन फिक्स कर दूंगा तो मेरे 30 आइटम ठीक हो जाएंगे। आइंदा आइंदा प्रोसेस में अगर मैं प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन सही कर लूंगा तो आइंदा से ये वाला एरर नहीं आएगा। तो फिर मैं एकदम मुझे एक मेजर सक्सेस मिल जाएगी। और इसके बाद मैं इनसफिशिएंट टाइम को एड्रेस कर लूं, फिर अगले को कर लूं। तो अगर प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि पहले किस चीज को एड्रेस करें जिससे हमारा मेजर मसला हल हो जाए। फिर कंट्रोल चार्ट्स हैं। कंट्रोल चार्ट की शक्ल, ये जो मैंने आपको बताया था, थ्रेशोल्ड होता है। इसका आपका क्वालिटी का एक थ्रेशोल्ड है जिसको हमने टॉलरेंस लिमिट कहा था। ये है वो डायमेंशन, ये जो एक्स बार लिखी हुई है, ये वो डायमेंशन है जो हमने मांगी है। हमने कहा 3 फुट होना चाहिए टेबल की लंबाई को। फिर आपने कहा कि जी ये ज्यादा से ज्यादा मैं जो वेरिएशन एक्सेप्ट कर सकता हूं वो है 0.003 प्लस साइड पर और 0.003 माइनस साइड पर। तो ये जनाब, ये जो अपर लिमिट है ये 0.003 है और जो नीचे की लिमिट है ये -0.003 है। और इसको फर्दर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा +0.001 +0.002 +0.003, इसी तरह ये माइनस। तो अब अगर जो भी कोई मेरी आइटम बन के निकल रहा है मैं उसको मेजर करता हूं, अगर वो इस लिमिट के अंदर है तो मुझे एक्सेप्टेबल है, अगर वो इस लिमिट से बाहर निकल जाता है तो रिजेक्शन है। ठीक है जी। तो अब मैंने इस लिमिट के अंदर रह के मैं ठीक हूं, लेकिन मसला ये है कि मैं इतनी प्रिसीजन की मशीनरी या टूल इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे इस लिमिट के अंदर तो रख रहा है, लेकिन वो भी तो वियर आउट होगा ना टूल। अगर किसी वजह से मैं रिजल्ट ठीक आते आते एक आध रिजल्ट गलत आ जाए तो इसका आउट हो जाए रेंज से, इसका मतलब है कि माय मशीन हैज गॉन रॉन्ग, मेरी मशीन में कोई पुर्जा खराब हो गया है। और उसका मुझे पता कैसे चलता है? दरअसल जितनी रीडिंग्स आएंगी दे हैव टू बी रैंडम विद इन द टॉलरेंस लिमिट। अगर उनमें रैंडमनेस खत्म हो जाए और एक पैटर्न इमर्ज करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है गड़बड़ होने वाली है। इसका एक सिंपल सा रूल है, उसे कहते हैं एक मिनट, रूल ऑफ 7, ये लिखा हुआ है जी, रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 जो है वो ये कहता है कि अगर 7 पॉइंट कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव साइड पे आ जाएं, मतलब 0 से ऊपर आ जाएं, या कॉन्टिन्यूसली 7 पॉइंट नेगेटिव साइड पे आ जाएं, इससे जाहिर होता है कि कोई ट्रेंड बन रहा है, या नेगेटिव साइड के ऊपर वेरिएशन क्रिएट होना शुरू हो गई है या पॉजिटिव साइड पे वेरिएशन क्रिएट होना शुरू हो गई है। आपका रिजल्ट अब रैंडम नहीं रहा, अब वो पैटर्न अख्तियार करता जा रहा है। और अगर ये पैटर्न डेवलप हुआ तो अल्टीमेटली आप अपनी टॉलरेंस लिमिट से निकलने वाले हैं। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि अगर मेजरमेंट हो रही है और मेजरमेंट होने के दौरान मुझे इस बात का अंदाजा हो जाए कि गलती होने वाली है तो मैं उधर ही चेक बैलेंस सिस्टम रख सकता हूं। मैं क्वालिटी एश्योरेंस वाले को बता सकता हूं कि भाई ये मेजरमेंट देखो गड़बड़ होने वाली है, अभी तक कोई एरर आया तो नहीं, डिफेक्ट आया तो नहीं, लेकिन डेटा शो करता है कि आने वाला है। ये जनाब आपका कंट्रोल है। उसके बाद स्कैटर डायग्राम, आप जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एक्स वाई ग्राफ होता है ना आपका, एक्स वाई ग्राफ जो होता है उसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। उसमें एक्स पे एक वेरिएबल रखा जाता है, वाई पे एक वेरिएबल रखा जाता है, और उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बनती है उसको हम प्लॉट करते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप ना हो तो वो स्कैटर्ड डॉट्स बन जाएंगे, इसलिए इसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं। अगर स्कैटर वो
उस स्कैटर में से हम कोई पैटर्न इमर्ज कर सकते हैं, कोई लाइन बनती है या कर्व बनता है, तो हम कहते हैं ये अब इसने कोई हमें रिलेशनशिप शो कर दिया। ए मतलब मे बी वेरिएबल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या किसी और तरीके के साथ उसका कोई प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है। बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग लोग ये समझते हैं कि किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नापना। गलत बात है। बेंचमार्किंग का मतलब ये नहीं है। बेंचमार्किंग का मतलब है कि अपने कंपटीटर के अगेंस्ट अपने आप को नापना। आप अगर मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री हैं और आप अपने मोबाइल का नया मॉडल लाना चाहते हैं और उसमें नए फीचर्स डालना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा आपके कंपटीटर मार्केट में कौन कौन बैठे। आपको कस्टमर का सर्वे भी करना पड़ेगा, उससे रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेंगी, और उन रिक्वायरमेंट्स को जो आप प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको पता चलता है जी कस्टमर की जो बड़ी बड़ी 4 या 5 रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। मिसाल के तौर स्क्रीन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो आप ये देखते हैं कि आपका कौन कौन सा कंपटीटर किस साइज की स्क्रीन दे रहा है और आप किस साइज की स्क्रीन दे रहे हैं। कि जनाब कॉल क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, कॉल क्वालिटी किसकी सबसे बेहतर है कंपटीटर्स में और आपकी कैसी है। आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को बेंचमार्क करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर आपने कंपटीशन में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो किस किस को कहां कहां बीट करना पड़ेगा, किस किस कैपेबिलिटी में। आप उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट का डिजाइन बनाते हैं, अपनी क्वालिटी उसके हिसाब से डिटरमिन करते हैं कि हमें इसमें इतना एक्सेल करना है। फिर है जी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आप एक चीज एक नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, उस नतीजे पे पहुंचने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रेसिपी है, उसको 4 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में खाना बनाया जा सकता है। आप चारों तरीकों से खाना बना के लोगों को चखाएंगे और पूछेंगे ये कौन सा सबसे अच्छा है। ये आप डिजाइन कर रहे हैं एक रेसिपी थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। इसको कहते हैं जी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फिर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है। अगर आपके पास एक बड़ा मॉडल है तो आप उस मतलब बड़ा डाटा है, उस डाटे में से कुछ आइटम्स को आप सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए। जैसे पूरी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है, अगर मैंने कोई राय आवाम से लेनी है तो पूरी पॉपुलेशन से तो नहीं ले सकता ना, तो मैं स्टैटिस्टिकली एक सैंपल ले लूंगा और वो ऐसा सैंपल होगा जो रिप्रेजेंट करेगा सारी पॉपुलेशन को, लेकिन वो सैंपल बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। आपने देखा होगा जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें मिलियंस ऑफ बिस्कुट के डब्बे निकलते हैं रोजाना। अब वो सारे बिस्कुट खोल के तो चेक नहीं करता कि ये ठीक है कि नहीं है। चंद डब्बे एट रैंडम निकाले जाते हैं, कुछ फीसद डब्बे निकाले जाते हैं और उनकी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाती है, उनको खोल दिया जाता है और उनके बिस्कुट को देखा जाता है, चख के देखा जाता है, पैकिंग देखी जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का साइज आप डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हो सकते हैं, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फोर्स फील्ड एनालिसिस है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, क्वालिटी मैनेजमेंट और कंट्रोल के टूल्स हैं और मीटिंग्स वगैरह हैं। बाकी ये चीजें वही जनाब आउटपुट जो मैंने आपको बताए हैं। मेरा तो इरादा था कि क्वालिटी को हम पूरा करेंगे, लेकिन हम सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान ही तक पहुंच सके हैं। कल हम फिर मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, although थोड़ा सा ही पोर्शन रहता है। तो कोई क्वेश्चन है जी यहाँ तक? जी नहीं है। जी अब्दुल्ला, आपका आज आपको कैसा फील हो रहा है? आज तो टॉपिक थोड़ा सा जनरलाइज था। कल थोड़ा कैलकुलेशन था जी जी। और मैं बीच में ज्वाइन किया था तो समझ में नहीं आया था, अच्छा, लेकिन आज स्टार्टिंग से तो थोड़ा समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। तो बस आप कंटिन्यू रखें, ये जितना अभी हो रहा है आपको मैं अगले कोर्स में शामिल करूंगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।